हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी विद प्रॉपर नोट्स। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। इसमें हम पूरा आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें भारत की स्थिति। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत की स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होगा? भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है अक्षांशीय दृष्टि से। ठीक है, और देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? उत्तरी गोलार्ध की दृष्टि से क्या हो गई? भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और उसके बाद में देशांतरीय दृष्टि से हम देखें तो भारत की स्थिति क्या हो गई? पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब 1 डिग्री अक्षांश क्या होता है कि 111 किलोमीटर दूरी के बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। अब भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है उसको हम डिस्कस करें तो ये हो जाएगी आपके पास 876 किलोमीटर। इसको हम देखेंगे आगे कि 876 बेसिकली किलोमीटर ये दूरी है, ये कौन सी दूरी है, आगे देखेंगे इसको हम। तो भूमध्य रेखा से दूरी आपको क्वेश्चन में पूछे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक। अब भारत की जो भौगोलिक विस्तार है उसको देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक भारत का विस्तार है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भारत का बेसिकली क्या हो गया? विस्तार हो गया। हमने इसको अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से हमने देख लिया। अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से हमने यहाँ पे इसका भारत का विस्तार देख लिया। अब इसके बाद में 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है और उत्तरी पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा उत्तरी पॉइंट। तो उत्तर में जो सबसे ऊपर पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल पॉइंट है वो आपके सबसे उत्तरतम या उच्चतम बोल देंगे या उत्तरतम पॉइंट बोल देंगे उसको, इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ठीक है, अब कन्याकुमारी भी मिल जाएगा पॉइंट आपको। और दूसरा कभी कभी आपको यहाँ पे याद भी रखना है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट है जो कन्याकुमारी से भी नीचे है, कन्याकुमारी से भी नीचे है और ये अंडमान निकोबार द्वीप है ना, उधर स्थित है। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आपका पॉइंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर। और यदि आपसे पूछे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना है। वैसे देखा जाए कि भारत में ही है दोनों पॉइंट, लेकिन एक अपने मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ पॉइंट कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर। और दूसरा आपका जो हो जाएगा दक्षिणतम पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर, जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं या दक्षिणतम बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। उत्तरतम बिंदु देख लिया हमने और दक्षिणतम बिंदु देख लिया। इसके बाद में देखते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका? किबिथु। किबिथु कहाँ पर स्थित है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। और इधर पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका? गौर माता। जो गौर माता कहाँ पर स्थित है? आपका गुजरात में। ठीक है, तो चारों पॉइंट एक बार दोबारा डिवीजन करके देख लीजिए। इंदिरा कॉल हो गया, कन्याकुमारी हो गया और इधर आपका इंदिरा पॉइंट हो गया और किबिथु हो गया और इधर गौर माता हो गया। ठीक है, चारों की स्थिति हमने देख ली। अब इसके बाद में कितनी दूरी है पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो हो जाएगी आपके पास 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर हो जाएगी आपके पास। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है भारत की विस्तार की वो हो जाएगी आपके पास 3214 यानी 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक ठीक है, आप आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है। तो उसके बाद में आगे देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना है भारत का। तो क्षेत्रफल हो जाएगा भारत का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, 32,87,263। ठीक है, अब भारत की ये आकृति देखिए, यहाँ पे भारत की आकृति आपको दिख रही है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय भारत की आकृति हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42%, अपना जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी भारत में 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी आपके पास 6100 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा का मतलब क्या हो गया? स्थलीय सीमा का मतलब हो गया कि जहाँ जो ऊपरी पोर्शन है ना आपका,
ये जैसे कि गुजरात हो गया और आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका जम्मू कश्मीर, जो भाग आपका समुद्र से टच नहीं हो रहा है, स्थलीय मतलब जलीय सीमा से आपका जो टच नहीं हो रहा है वो वाला पोर्शन, उसको बोलेंगे मुख्य स्थलीय सीमा। तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। अब ये कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो ये हो जाएगी आपके पास 7516 किलोमीटर। अब ये इतने ज़्यादा क्यों है और ये तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर क्यों है? अब देखिए यहाँ पे अपना भारत का जो विस्तार है, कुछ अपना भारत का विस्तार यहाँ पे जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इन सभी को भी ऐड कर लें क्योंकि ये भी अपने भारत के हिस्से हैं। तो भारत के हिस्से हैं तो इन सभी की तटीय सीमाओं को भी ऐड करने के बाद में जो भारत की तटीय सीमा आ रही है वो आ रही है 7516। और वैसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो हो जाएगी 6100। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी, 6100 क्या है और 7516 किलोमीटर क्या है। तो द्वीपों सहित जो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है। आगे देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में पढ़िए। जो 23.5 डिग्री से होकर जो जाने वाली रेखा है वो है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। तो भारत से होकर गुजरती है तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्रम वाइज याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे तो हम एक ट्रिक देख लेंगे, जैसे गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। इसको ट्रिक से भी याद कैसे कर सकते हैं? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर क्या हो जाएगा? मित्र का मतलब हो जाएगा, मी का मतलब मिजोरम हो जाएगा, त्रय का मतलब त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया इधर, उसके बाद गै से गुजरात हो गया, मैं से मध्य प्रदेश हो गया, झा से झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया और झार से झारखंड हो गया, ठीक है। और पै और रे बच गया था ना इसमें, रे से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है, टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के। अब दूसरी लाइन क्या है कि मानक समय रेखा, जिससे भारत का टाइम डिसाइड होता है कि कितने बजते हैं, ठीक है। अब ये जो मानक समय रेखा है इसको कैसे डिसाइड करते हैं? ये गुजरती है भारत के 82.5 डिग्री। जो भारत की जो 82.5 डिग्री से होकर जो लाइन गुजरती है उससे भारत का टाइम डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसका 82.5 डिग्री का जो रेस्पेक्ट है, मतलब कहाँ से लिया गया है, ये जो ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री माना गया है, उसको वहाँ से लिया गया है। भारत की जो स्थिति है वो 82.5 डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री पे है तो उस हिसाब से भारत का टाइम डिसाइड होगा। तो वहाँ पे 0 पे हो गया आपका टाइम हो जाएगा, 0 मान लिया मैंने, तो उससे इधर में इधर की साइड आऊँगा तो मेरा प्लस में हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो भारत का टाइम प्लस में होगा। तो भारत का टाइम कितना प्लस में होगा? ये हो जाएगा 5.5 घंटे। मतलब जो टाइम वहाँ पे बज रहा होगा लंदन में, वहाँ पे ग्रीनविच लाइन पे, तो उससे 5.5 घंटे मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पर, तो वो उसका भारत का समय हो जाएगा। मानक समय रेखा से भारत का टाइम डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, तो मतलब क्या हो गया, 5.5 घंटा आपका टाइम हो जाएगा। अब ये भी पूछा जाता है कि इसमें कि मानक समय रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर, कर्क रेखा आपके पास 8 राज्यों से, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछा जाए कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी याद रखना है आपको, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हो गए आपके? हो जाएंगे यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास मानक समय रेखा के बारे में। अब इसके बाद हम पड़ोसी देश के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश में हो जाएगा आपके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, इस तरीके से। तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है 106 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान से केवल एक राज्य से ही अपनी अफगानिस्तान से सीमा लगती है, वो जम्मू कश्मीर से, ठीक है, और वो भी 106 किलोमीटर है। इसके बाद पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर, ठीक है। 3323 किलोमीटर आपके पास सीमा लगती है। और कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं वो आपके? पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात, ठीक है। उसके बाद चीन से डिस्कस कर देते हैं। चीन से हो जाएगा आपके पास 3488 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य कह जाएंगे आपके पास? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। म्यांमार से डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया, ठीक है। बांग्लादेश से हो जाएगी आपके पास वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया। तो सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कहाँ से है?
आपको बांग्लादेश के साथ ही लगती है अपनी, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर है आई थिंक आपको। तो बांग्लादेश के साथ एक बार देख लीजिए दोबारा कौन कौन से राज्य, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय भी है यहाँ पर, ठीक है, त्रिपुरा हो गया आपका, असम हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। 4096 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश आपके पास। नेपाल से कौन कौन सी सीमा लगती है, यूके यानी उत्तराखंड, आपके पास उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। 1751 किलोमीटर की लंबाई। तो सबसे बाकी की लंबाई आप याद रखो या ना रखो, लेकिन बांग्लादेश की लंबाई आपको ज़रूर याद रखनी है। बांग्लादेश की हो गई और आपके पास अफगानिस्तान की होगी, ठीक है। अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा की लंबाई लगती है और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। हाँ, तो नेपाल से हो जाएगा आपका 1751 किलोमीटर की लंबाई। भूटान से हो जाएगी आपके पास 699 किलोमीटर। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये ध्यान रखना कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, सिक्किम हो गया। यहाँ पे वेस्ट बंगाल को भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल से किसकी सीमा लगती है, भूटान की। तो सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। आई थिंक ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया यहाँ तक सब कुछ, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे की तरफ, साउथ की तरफ 12 किलोमीटर तक का जो सीमा होती है हमारी, तो उसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। और उसके बाद में आगे का जो है पोर्शन 24 किलोमीटर तक, तो उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्रमंडल। और उसके बाद 200 किलोमीटर अपने तट से, तो ये हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और उसके बाद में हो जाएगा उच्च सागर। यहाँ तक क्लियर है आपको। नॉटिकल माइल्स यानी समुद्री मील, तो एक नॉटिकल माइल्स की वैल्यू होती है आपके पास 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर आपका होता है एक समुद्री मील के बराबर, ठीक है। आगे देखिए नोट क्या लिखा हुआ है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है तथा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल आपके पास अंडमान निकोबार को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल आपके पास लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में विस्तार से। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे लंबी तटीय रेखा कौन से राज्य की है, वो है गुजरात की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपके पास गोवा। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है और इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, ठीक है। रामेश्वरम सेतु वो कौन से द्वीप पर स्थित है, पम्बन द्वीप पर ही। और आगे है चीन, नेपाल और बांग्लादेश। इन तीनों के साथ 5 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। ये जो तीनों देश हैं, चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और केवल अफगानिस्तान है वो जो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, वो है जम्मू कश्मीर। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ राज्यों को विस्तार देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपके पास राजस्थान, दूसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। गोवा सबसे छोटा राज्य है, इसका एरिया हो जाएगा आपके पास 3702 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा माहे, 9 किलोमीटर स्क्वायर, पांडिचेरी में स्थित है। और सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ, ठीक है, आपके ये गुजरात में स्थित है। अब सबसे छोटा जिला हो गया माहे, सबसे बड़ा जिला हो गया कच्छ। अब सबसे बड़ा यूटी हो जाएगा आपके पास लद्दाख और सबसे छोटा यूटी हो जाएगा आपके पास लक्षद्वीप, ठीक है। देश में जिलों की संख्या डिस्कस कर लेते हैं। 2011 तक 640 है और 2019 तक हो जाएगी आपके पास संख्या हो गई है 725। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% आपके पास भारत है और विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत के पास है, वो है 17.5%, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो संख्या है विश्व की, मतलब भारत के पास बहुत ज़्यादा संख्या है, ठीक है, क्योंकि एरिया बहुत कम है, उसमें विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट ज़्यादा है, 17.5, ठीक है। तो 17.5% तो विश्व की जनसंख्या का है और जबकि एरिया कितना है भारत के पास 2.42% ओनली, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है यहाँ का एक तरीके से। तो आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में, भारत व चीन के बीच की रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा, 1914 में,
ठीक है। डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच में 1896 में, और रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी आपके पास भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये हो जाएगी 1947। तो मैकमोहन हो जाएगी आपके पास भारत व चीन के बीच में, डूरंड हो जाएगी भारत अफगानिस्तान, और रेड क्लिफ हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। इंपॉर्टेंट है तीनों। आगे देखिए, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा सियाचिन, और सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा लद्दाख पठार, और बड़ा पठार हो जाएगा दक्कन का पठार। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार हो जाएगा, और सबसे बड़ा पठार की बात करें तो ये दक्कन का पठार हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है आपके पास गंगा, 2525 किलोमीटर है लगभग इसकी लंबाई, ठीक है। और सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास गोदावरी, ठीक है। ये साउथ की नदी हो जाएगी आपके पास गोदावरी। और दक्षिण की गंगा कौन सी कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? माजुली द्वीप, असम में स्थित है। बिहार का शोक, ये तीनों 3-4 लाइनें हैं, इनको याद रखना है जरूर। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, और वेस्ट बंगाल का शोक हो जाएगा दामोदर नदी को, ठीक है। तीनों को याद रखना है पैरेलली। बिहार का हो जाएगा कोसी, असम का हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा दामोदर नदी। अब इसके बाद में लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया यानी झीलों का जिला, झीलों का जिला किसे बोला जाता है? नैनीताल को, उत्तराखंड में स्थित है। फ्लोटिंग लेक या लोकटक झील किसे कहाँ पर स्थित है? आपके पास मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। अब क्या है कि प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? ये है आपका लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए कई बार, कई दफ़े क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है इनसे, ठीक है, एग्जाम्स में। कि प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। तो अब ये डिस्कस करेंगे कि पहले भारत से पहले जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है आपके पास रूस हो गया, उसके बाद कनाडा हो गया, फिर चीन हो गया, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत में 6,40,000 गाँव हैं, और सबसे लंबी तटीय रेखा है भारत की गुजरात की, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी बांग्लादेश की। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 4,096 किलोमीटर है, ठीक है। अब जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको 7+1 सिस्टर्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से राज्य हो जाएंगे आपके पास? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम। जो सिक्किम की जनसंख्या है वो सबसे न्यूनतम है, ठीक है। ये 8 राज्य हैं, इनको पूर्वोत्तर राज्य बोला जाता है, या 7+1 सिस्टर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनका कि भारत का भौगोलिक निर्माण। भारत का भौगोलिक निर्माण इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट, और पूर्व में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत, ठीक है। और 5 करोड़ वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इस तरीके से भारत का निर्माण हुआ था, ठीक है। इंडियन प्लेट कौन सी प्लेट से टकराई? यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। अब आगे देखिए कि भौतिक दृष्टि से भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, 5 भागों में। और आगे 1-2 भाग और हैं छोटे छोटे स्तर पर, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो मुख्य भाग कौन कौन से हैं वो हो जाएंगे आपके पास उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय हो जाएगा, उत्तरी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र, और द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद रेगिस्तानी क्षेत्र हो जाएगा, डेल्टाई क्षेत्र हो जाएगा। इन सबको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे देश के लगभग 10.6% आपका क्षेत्र है वो पर्वत है, 18.5% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठार, और 43.2% आपके पास मैदान हो जाएंगे, प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, इसकी पूर्व में चौड़ाई हो जाएगी आपके पास 180 से 200 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। और पश्चिम में चौड़ाई हो जाएगी 50 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या होती है? घटती जाती है, ठीक है। पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई घटती जाती है। आगे क्या है? एवरेज हाइट है इसकी 6,000 मीटर के लगभग। अब कहीं कहीं इसकी हाइट ज़्यादा भी है, कहीं हाइट इसकी कम है, तो एवरेज की बात करें 6,000 हो जाएगी। तो
इसको बोला जाता है नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है ये। अल्पाइन भू संचलन से उत्पत्ति है। क्षेत्रफल करीब 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर और चाप के आकार की इसकी आकृति है, यही तलवार के समान बोल दो इसको। पूर्व एवं पश्चिम में दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाती है, अक्षसंधि वलन और समकोला मोड़। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय को एक अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हिमालय को मुख्यतः 2 भागों में बांटेंगे हम। ट्रांस हिमालय हो गया, एक मुख्य हिमालय हो गया। अब ट्रांस हिमालय को फर्दर हमने डिवाइड किया काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और मुख्य हिमालय को हमने डिवाइड किया बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय। अब जो काराकोरम श्रेणी है इसकी जो चोटी हो जाएगी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611। ठीक है, और इसके बाद लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, इसकी चोटी हो जाएगी गुरला मानदता। और इसके बाद बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है इसको, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और कंचनजंगा सिक्किम में। और मध्य हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी जो एवरेज हाइट है वो 1500 से 600, और शिवालिक की हो जाएगी 600 से 150 मीटर के अराउंड। अब आगे मेघालय में हम डिस्कस करेंगे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। अब देखिए ये है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको अच्छे से समझिए यहाँ पे। तो सबसे ऊपर है हमारे पास काराकोरम श्रेणी, फिर उसके बाद में है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में जास्कर श्रेणी। ठीक है, तीनों को इम्पोर्टेंट है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये दूसरा पार्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसका मुख्य हिमालय, ये ट्रांस हिमालय के अंदर आ गया। कौन कौन सी श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी को कभी कभी क्या है कि हम मुख्य हिमालय के अंदर भी पढ़ लेते हैं, और वैसे देखा जाए तो इसको ट्रांस हिमालय के, तो थोड़ा विवादित है ये हमेशा से कि इसको जास्कर श्रेणी को कभी हम मुख्य हिमालय के अंदर भी पढ़ लेते हैं और इसको हम ट्रांस हिमालय के अंदर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, फिर उसके बाद में अपना ये मुख्य हिमालय हो गया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, और इसमें अलग अलग कौन कौन सी इसकी चोटियाँ हैं, इनको एक एक करके हम आसानी से डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और एक एक चीज़ें हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे ट्रांस हिमालय को अन्य नाम क्या है इसका, तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं इसको, और या फिर टेथिस हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ आती हैं। अवसादी चट्टानों से ये बना हुआ है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र सांगपो नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत में ये सब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन सर्वोच्च चोटी है यहाँ की 8611 किलोमीटर। ठीक है, काराकोरम श्रेणी की घाटियाँ हैं, जो कि आपके पास सिगार घाटी, हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी, हिम आच्छादित रहता है, हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। ठीक है, सियाचिन हिमनद, काराकोरम दर्रा, लद्दाख हिमालय की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी गुरला मानदाता। तो ये हमने जो पढ़ा है अभी तक वो ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आगे बृहद हिमालय के बारे में। ठीक है, बृहद हिमालय के बारे में डिस्कस करें तो ये हो जाएगा नंगा पर्वत, यानी जम्मू कश्मीर से नामचा वारना अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में जो स्थित है वहाँ से लेकर नामचा वारना यानी अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। तो इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 6100 किलोमीटर, लंबाई हो जाएगी आपके पास इसकी 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई हो जाएगी 25 किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसकी चोटियाँ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी इसकी चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट आपको याद भी रखनी है। ठीक है, 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, मीटर में है ये, या फिर इसको 8.84 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, 8848 मीटर हो जाएगा। कंचनजंगा ये हो जाएगा 8598 मतलब 8598 मीटर, मकालू 8481, धौलागिरी 8172, नामचा वारवा 7756, अन्नपूर्णा देवी नंदे। तो आपको सबकी हाइट याद नहीं रखनी है, 2-3 के जो इंपॉर्टेंट वो याद रख सकते हो आप। माउंट एवरेस्ट हो गया आपके पास, कंचनजंगा हो गया। ठीक है, और बाकी को आपको याद रखना है कि ये सब हिमालय की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नामचा वारना। आगे क्या है कि लगभग 40 जो चोटियाँ हैं इसकी 7000 मीटर से हाइट इनकी सबसे ज़्यादा है।
मतलब 7,000 मीटर से ऊंची चोटियाँ लगभग कितनी है, 40 चोटियाँ हैं इसकी अपने हिमालय पर्वत की। तो आगे डिस्कस करते हैं कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ प्रमुख घाटियाँ भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा की घाटी हिमाचल प्रदेश, फ्लावर घाटी उत्तराखंड और काठमांडू घाटी ये हो जाएगा नेपाल। अब आगे देखिए थोड़ा सा घास के मैदान, घास के मैदान के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मर्ग और इसको एक होता है बुग्याल या प्यार। अब जो मर्ग है जम्मू कश्मीर के मुलायम घास के मैदान या खूबसूरत वादियाँ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम मर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ये पूछ लिया जाता है कि मर्ग कहाँ पाया जाता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनबर्ग ये सब कहाँ पाए जाएंगे आपके पास, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुलायम घास के मैदानों को ही हम क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि बुग्याल और प्यार, ये क्या है कि उत्तराखंड के घास के मैदान। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि एक तो हो गया मर्ग, एक हो गया बुग्याल और प्यार। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बुग्याल और प्यार कहाँ पाए जाते हैं, या उत्तराखंड के घास के मैदानों को क्या बोला जाता है। उत्तराखंड के घास के मैदानों को क्या बोलेंगे, बुग्याल और प्यार, और जम्मू कश्मीर के घास के मैदानों को क्या बोलेंगे, हम मर्ग बोलेंगे। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए एवरेस्ट, इसमें चोमा लोगबा तिब्बत में बोलते हैं, पर्वतों की रानी, सागर माथा नेपाल में बोलते हैं। ये माउंट एवरेस्ट के अलग अलग नाम हैं, इनको अलग अलग आपके देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए हिमरेखा। हिमरेखा क्या है, बेसिकली वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री से कम रहता है। मतलब हिमरेखा एक ऐसा स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया कि अगर उससे ऊपर थोड़ा हम चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तापमान आपका 0 डिग्री से कम चला जाएगा। ठीक है, उससे नीचे आएगा तापमान बढ़ेगा उसका। और इसकी ऊंचाई है, हिमरेखा की ऊंचाई पश्चिम में अधिक होती है और पूर्व में कम होती है। ये बात समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे जैसे शो भी किया हुआ है हिमरेखा को, यहाँ पे पश्चिम में आपकी जो ऊंचाई है इसकी तुलनात्मक रूप से अधिक है और पूर्व में इसकी तुलनात्मक रूप से कम है इसकी हाइट हिमरेखा की। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। आगे देखिए मध्य हिमालय, ये हमने वृहद हिमालय के बारे में पढ़ा। आगे है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या फिर इसको लघु हिमालय बोलेंगे या फिर हिमाचल हिमालय भी बोल देंगे इसको। तो औसत ऊंचाई हो जाएगी 1500 से 4500 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 80 से 100 किलोमीटर के लगभग। पीर पंजाल श्रेणी, महाभारत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी आपके पास जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर श्रेणी आपके पास हिमाचल प्रदेश में। प्रमुख दर्रे यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, बनियाल दर्रा, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर मार्ग से गुजरता है बेसिकली पीर पंजाल दर्रा। ये जो भी दर्रे हैं इनको आगे डिस्कस करेंगे, एक अलग से टॉपिक है पूरा दर्रा, उसके अंदर हम सभी जो भी दर्रे हैं इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनको सभी को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रमुख दर्रे। इसके बाद पर्यटन, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, डलहौजी नगर, ये जो भी घूमने की जो जगह हैं ये सब आपके कहाँ पर स्थित हैं, मध्य हिमालय में। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम दून और द्वार। जैसे कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था बुग्याल और प्यार और मर्ग, और ऐसे ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दून और द्वार के बारे में। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित घाटी को क्या बोलते हैं, पश्चिम में हम बोलते हैं इसको दून और पूर्व में बोलते हैं इसको द्वार। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा इस डायग्राम से आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या सीन है इसमें। अब ये इधर इसका विस्तार देख लीजिए। सबसे पहले नंगा पर्वत से नामचा वारवा, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के में हमने मर्ग और बुग्याल प्यार देख लिया। बुग्याल प्यार क्या हो गया, ये घास के मैदान हो गए। अब आगे हमने दून और द्वार देखना है। दून द्वार के बारे में क्या डिस्कस करेंगे कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है और स्थित घाटी है, और इसको हम पश्चिम में तो बोलेंगे क्या, दून, और पूर्व में इसको क्या बोल देंगे, द्वार। यहाँ तक ठीक है। तो पश्चिम में दून बोलेंगे, पूर्व में द्वार बोल देंगे। तो इस तरीके से कुछ शहरों के नाम क्या हो जाएंगे, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पतली दून हो गया, और पूर्व में द्वार है तो अलीपुर द्वार। ठीक है, जो असम में स्थित है। इस तरीके से ये कुछ नाम भी आपके पास डिसाइड किए गए हैं। ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको, आई थिंक यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए उप हिमालय। उप हिमालय में या फिर इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है कम होती है। ठीक है, सबसे जैसे 600 से 1500 के अराउंड होती है। चौड़ाई आपके पास 10 से 50 किलोमीटर। और बाह्य हिमालय भी बोल देते हैं इसको, आउटर हिमालय बोल दो, दक्षिण हिमालय बोल दो। हिमालय पर्वत का सबसे जो नवीनतम भाग है और जो कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं इसमें बेसिकली, तो वो इसके अंदर आती है। तो अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखें कि कौन कौन सा
क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र के अंदर आ रहा है, तो उस हिसाब से हिमालय का 4 भागों में विभाजन भी देख सकते हैं। जैसे कि पंजाब हिमालय बोल सकते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जैसे कि सिंधु से सतलज का जो क्षेत्र हो गया वो पंजाब हिमालय हो गया, सतलज से काली का क्षेत्र हो गया वो कुमायूं हिमालय हो गया, और आपके पास नेपाल ये काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र ये असम हिमालय हो गया, ये नेपाल हिमालय हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए कैसे कैसे क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका जो पहले वाला था हमने वो पढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए अब पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय में हम डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम और वह अन्य 7 राज्यों में स्थित है। कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं, त्रिपुरी हिल, अलोर, मिसमी, पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरी हिल्स। ठीक है, अब आगे देखिए दोबारा वही चीज़ आ गई ना, हमने पहले डिस्कस किया था गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट भाग है भारत का भौतिक विभाजन हम देख रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट भाग क्या आता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। हमने पर्वतीय क्षेत्र देख लिया, अब इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियाँ जैसे कि सोन, चंबल आदि से बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से उपजाऊ मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसको उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया है। जो नदियों के बहाव से जो बनता है ना, वो जो मैदान बनाया गया है बेसिकली, तो उसको हमने उत्तर का विशाल मैदान बोल दिया। तो निर्माण काल क्या है इसका, प्लेस्टोसीन से हिलोसीन काल के बीच में इसका निर्माण काल माना जाता है। आकृति क्या हो जाएगी, धनुषाकार हो जाएगी, और इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सबसे कम ऊंचाई प्रदेश की 50 से 300 मीटर होती है। जैसे कि अब ये बेसिकली फैला कहाँ कहाँ हुआ है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब जो है ये उत्तर का विशाल मैदान के अंतर्गत ही आते हैं सब कुछ। अब इसमें बेसिकली 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे, भाबर, तराई, बांगर और खादर, है ना। अब भाबर क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो जहाँ से हमारा नदियों का उद्गम होता है, जहाँ से निकलती है नदियाँ, तो वहाँ पे क्या है कि मोटे मोटे पत्थर होते हैं, मोटे मोटे पत्थर, और मोटे मोटे पत्थरों के अंदर से उनके अंदर नीचे होकर नदियाँ बह रही होती हैं। तो नीचे बह रही होती है तो बेसिकली वहाँ पे क्या है कि नदियों का हमें दिखता नहीं है, जल जो पानी है वो नदियों का पानी हमें वहाँ पे दिखता नहीं है। तो वहाँ पे नदियाँ बेसिकली होती क्या है कि प्राय विलुप्त सी रहती हैं। तो उस जो क्षेत्र है वो बना होता है, उसको हम बोलते हैं भाबर। ठीक है, अब उसके बाद में जो मैदान में आती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे ही भाबर से आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, तो उसके आगे क्या है कि देखिए दलदली क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, दलदली क्षेत्र बन जाता है, जैसे ही वो मैदान में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे दलदली क्षेत्र बन जाता है, उसको हम बोल देते हैं तराई। ये बात ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि अब 2 चीज़ें और देखो, बांगर और खादर। बांगर क्या हो जाएगा, आपके पास नदियों का जो पुराना निक्षेप है वो हो जाएगा बांगर, और खादर हो जाएगा नदियों का नवीनतम निक्षेप। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे कि बहुत पुराने समय में जब नदियाँ मतलब अपना बहाव काफ़ी दूर तक बहा के ले जाती थी, मतलब जो उनका विस्तार काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ पे आसपास जो उन्होंने अपने साथ जो बहा कर लाती थी जो निक्षेप, अब नदियों का प्राय मतलब जल उनका थोड़ा बहाव कम हो गया, थोड़ा सीमित मात्रा में बह रही हैं। तो जो पुराना जो निक्षेप उन्होंने जमा किया है तो उसको हम बोल देंगे बांगर, और जो नवीनतम हर वर्ष जमा होता रहता है, नवीनतम निक्षेप बनता रहता है, उसको हम बोल देते हैं खादर। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने समझाने की जो आपको कोशिश किया। तो भावर आपको समझ में आ गया, उसके बाद बांगर और इसके बाद में खादर। ठीक है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र हो गया, राजस्थान और हरियाणा का ये बांगर क्षेत्र, और बागर क्षेत्र हो जाएगा आपके पास पंजाब, यूपी का खादर क्षेत्र हो जाएगा यूपी बिहार का। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है इसमें। भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर। तो बांगर बेसिकली हुआ क्या कि नदियों का जो पुराना निक्षेप वो बांगर हो जाएगा, खादर हो जाएगा नदियों का नवीनतम निक्षेप। अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं आगे। भाबर शिवालिक से सटा हुआ मोटे कंकड़ पत्थर के निक्षेप से नदियाँ यहाँ पे प्राय विलुप्त रहती है। तराई भाबर के दक्षिण में, आगे देखिए, भाबर के दक्षिण में इसमें नदियाँ दिखने लगती हैं, जमाव के कारण दलदली संरचना, और यहाँ पे जो खेती होती है चावल की, जूट की मुख्य फसल है। यूपी बिहार का क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना का दोआब या सतलज का मैदान। ठीक है, तराई क्षेत्र हमने पढ़ लिया। अब बांगर क्षेत्र देखिए, सिंधु और ऊपरी गंगा मैदान, प्राचीन जलोढ़ निर्मित मैदान, ऊंचा भाग, प्राचीन बाढ़ का मैदान। हरित क्रांति इसी क्षेत्र से हुई थी, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान
और पश्चिमी यूपी। जो बांगर क्षेत्र है, हरित क्रांति से रिलेटेड जो क्षेत्र है वो उसको बांगर बोला है इसमें, ठीक है। खादर हो जाएगा आपके पास नवीनतम जलोढ़ से निर्मित, या नवीनतम बाढ़ क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, खादर। और कम ऊंचा क्षेत्र है, अधिक बाढ़ आती है जनरली, ठीक है। और कृषि के लिए उपयोगी है लेकिन संसाधन की कमी होती है, मध्य गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी यूपी, बिहार, असम, उत्तरी वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आगे देखिए डेल्टा। डेल्टा बेसिकली होता क्या है कि नदियों के मुहाने वाला भाग, जहाँ पे नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, तो जो उनका नदी वहाँ पे मुहाने पर जहाँ पे वो गिरती हैं समुद्र में, तो वहाँ पे एक मुहाना बनता है। तो नदियों का मुहाने वाला जो भाग होता है वो बेसिकली वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो वो डेल्टा हो जाएगा आपके पास, उसको ही हम डेल्टा बोलते हैं, नदियों के मुहाने वाला भाग, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जो गिरती हैं। अब मुख्य धारा छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। अब जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है। वो किस किस नदी का है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा क्षेत्र हो गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अच्छे से इसको, इसमें अलग अलग नदियाँ हैं, जैसे कि सिंधु नदी ऊपर आपका उत्तरी क्षेत्र में हो गई। और इसके बाद 4 इसमें तट हमने डिस्कस किए हैं कि कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और ये आपके पास नदियाँ हो गई, गंगा नदी और यमुना नदी, इनकी सहायक नदी हो गई ये। और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलकर डेल्टा का निर्माण कर रही है। इधर प्रायद्वीपीय पठार हो गया आपके पास, ये पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, ये डायग्राम भारत का। आगे देखिए प्रायद्वीपीय पठार, और इन सबको आप एक डायग्राम से समझेंगे और भी बेहतरीन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करते हैं प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार भी बोलते हैं जिसको, ये पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है जो आर्कियन काल से चट्टान में बना है। आकृति है इसकी त्रिभुजाकार और सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई है 500 से 700 मीटर। विस्तार हो जाएगा आपके पास उत्तर में हो जाएगा आपका अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियाँ, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्वी घाट पर्वत से पश्चिमी घाट पर्वत तक। यह आपका इस विस्तार हो गया। अब इसमें आगे देख लेते हैं कि विंध्य श्रेणियाँ, सतपुरा श्रेणियाँ भारत को 2 भागों में विभाजित करती हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब आगे इसमें देखेंगे इसको डायग्राम में, भारत के नक्शे में, कि क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलाती हैं, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी ये केरल में स्थित है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दक्षिण मिलाने वाली कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो अनाईमुड़ी है। वो कहाँ पर स्थित है, वो केरल में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जो सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरावली पर्वतमाला। अब यहाँ पे गुरु शिखर इसकी ऊंची चोटी हो गई। अब ये विंध्य श्रेणी, अब विंध्याचल श्रेणी हो गई आपके पास। उसके बाद में आती है यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद आती है महादेव श्रेणी। जो विंध्याचल श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी है, इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी से होकर एक नदी बहती है। वो कौन सी नदी आपके पास, नर्मदा नदी है, ठीक है। और ऐसे ही सतपुड़ा श्रेणी और महादेव की पहाड़ियाँ, इन दोनों के बीच में भ्रंश घाटी से होकर नदियाँ बहती है। एक नदी बहती है वो है ताप्ती। तो एक चीज़ ध्यान देने की बात ये है यहाँ पे कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी अरब सागर में जाने वाली, अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी, केवल 2 ही नदियाँ हैं। अब वैसे तो और भी नदियाँ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, 2, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और ये दोनों नदियाँ कहाँ से बहती हैं, ये भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदी है। कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। और ये अपना जल कहाँ पे डालती हैं, ये अरब सागर में डालती हैं। और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं महत्वपूर्ण नदियाँ, वो सभी अपना जल कहाँ डालती है, बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। इम्पोर्टेंट है कि भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद ऊपर मैकाल श्रेणी है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड के क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं आपके पास, उड़ीसा में। बालाघाट की पर्वत श्रेणी हो जाएगी, नीलगिरी की श्रेणी हो जाएगी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। अब नीलगिरी की पर्वत श्रेणी क्या है कि हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया है कि जो आपका पश्चिमी घाट है, अब देखिए इधर पश्चिमी घाट हो गया, इधर आपका पूर्वी घाट हो गया। इन दोनों घाटों को जो जोड़ती हैं वो नीचे साउथ में आपके पास नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही हैं जो दोनों घाटों को आपको जोड़ती हैं। और नीचे और इसके थोड़ा और नीचे चले, यहाँ पे आ जाएंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, इलायची की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, कार्डिमम हिल्स बोलते हैं जिनको। तो दक्षिण की
दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी है 2695 मीटर इसकी। हमने पहले शायद किलोमीटर बोल दिया तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मीटर में है सभी जो ये ऊंचाइयाँ हैं वो सभी मीटर में है, मीटर में बोला हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुड़ी 2695 मीटर, केरल में स्थित है आपके पास। और उसके बाद में एक है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा तमिलनाडु में है जिसकी 2637 मीटर है, नीलगिरी की ऊंची चोटी है ये। तो इससे डायग्राम से हमको इस मैप से आपको क्या क्या समझ बैठा कि अरावली पर्वत, इनका जो क्रम भी देख सकते हैं हम यहाँ पे कि जैसे कि पर्वत श्रेणियों का क्रम आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन कौन सी है, जैसे कि अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, बालाघाट हो गया, नीलगिरी हो गया और अन्नामलाई हो गया। तो ये ऐसे ऐसे आपके एक आईएएस एग्जाम में भी ऐसे क्रम इनका पूछा गया है कि जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ी आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका क्रम बताइए। तो आपको ये यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा ये आपको याद रखने में। ये डायग्राम कैसे कैसे याद रखना है कि जैसे ऊपर सबसे ऊपर हो जाएगी आपके पास अरावली, उसके बाद विंध्याचल श्रेणी, उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद महादेव श्रेणी, बालाघाट श्रेणी। आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि अरावली श्रेणी हो जाएगा, विंध्याचल श्रेणी हो गया, सतपुड़ा श्रेणी हो गया, महादेव श्रेणी हो जाएगा, महादेव पहाड़ी हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, नीलगिरी हो गया और उसके बाद नीचे हो जाएगी आपके पास अन्नामलाई या कार्डियम हिल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे अच्छे से। तो आगे देखिए इसको, पर्वत श्रेणियों का क्रम अभी मैंने बताया था ना कि ऊपर से नीचे क्या क्या क्रम है। तो ये जगह अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, बालाघाट, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिया। अब आगे देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले पठार कौन कौन से हैं। इसके अंदर बहुत सारे पठार आएंगे, उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मालवा का पठार हो गया, मालवा का पठार में क्या डिस्कस करेंगे, लावा निर्मित पठार है और इसमें काली मिट्टी से का निर्माण हुआ है। तो एमपी हो गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। ये बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा, ग्वालियर पठार और बिंद श्रेणी के बीच का पठार है और उत्कत श्रेणी उत्कत भूमि का प्रदेश है। ये छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा आपका, राजमहल की पहाड़ियों से महानदी तक और खनिज संसाधन से भरपूर है ये। उसके बाद दंडकारण्य पठार दक्षिण छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र क्षेत्र हो जाएगा, अनुपजाऊ उबड़ खाबड़ क्षेत्र है ये दंडकारण्य पठार। मेघालय का पठार हो जाएगा शिलांग पठार, इसे दक्षिण में गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं। अच्छा है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट है कि गारो खासी जयंती की पहाड़ी कहाँ पर, तो मेघालय में है आपके पास मेघालय का पठार। दक्कन का पठार हो जाएगा आपके पास दक्कन लावा पठार, लावा निर्मित पठार है, काली कपासी मिट्टी के लिए पाई जाती है यहाँ पर। और इसके 3 भाग हैं, 3 भाग कौन कौन से हैं दक्कन के पठार के, इसको ध्यान से समझिए कि दक्कन का लावा पठार, तेलंगाना पठार और मैसूर पठार। दक्कन का लावा पठार, तेलंगाना पठार और मैसूर पठार। तेलंगाना पठार हो जाएगा आपका तेलंगाना के अंदरूनी भाग में, गोदावरी नदी इसी भाग इसे 2 भाग में विभाजित करती है। और इसके बाद मैसूर का पठार हो जाएगा, लोहायस्क धनी है यहाँ पे और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा हैं मैसूर पठार का। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए तटीय मैदान, तटीय मैदान कोस्टल एरियाज। ठीक है, हाँ आगे देखिए इसमें तटीय मैदान में 2 हो जाएंगे, 2 भागों में डिवाइड करते हैं इसको। एक हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, एक हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अधिक विविधता है, सॉरी पश्चिमी तटीय मैदान में यहाँ पे अधिक विविधताएँ हैं, चौड़ाई बेसिकली कम है, औसत लगभग 64 किलोमीटर ओनली। कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ मैदान है। और एक चीज़ हमने देखा कि जो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इनको साउथ में कौन सी श्रेणी जोड़ती है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ मैदान है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मुहाने पर चौड़ाई अधिक है, नदियाँ छोटी और तीव्रगामी हैं। नदियाँ मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और कयाल पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले पश्चिजाल या इसको बैकवाटर्स भी बोलते हैं। इधर आप पूरे तटीय मैदान में देख लीजिए, चौड़ाई तुलनात्मक रूप से अधिक है। स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक मुख्य नदियाँ यहाँ पर हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती हैं ये नदियाँ। और प्रमुख झीलें यहाँ पे चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील हो गई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है उत्कल का मैदान। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि नदियाँ मुहाने पर, यहाँ पे क्या है कि मुहाने पर नदियाँ जो आपके
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो तो निर्माण करती हैं डेल्टा का, और यहाँ पे जो नदियाँ मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं उसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों को दिमाग में बैठा लेना है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर जो नदियाँ हैं मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इधर मुहाने पर नदियाँ किसका निर्माण करती हैं कि डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब आगे कयाल देखिए, कयाल क्या होता है कि कयाल पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले पश्च जल यानी बैक वाटर्स को हम पश्च जल, इसको बैक वाटर्स को हम क्या बोलते हैं, केरल में कयाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील और लैगून झील भी है ये, इसको चिल्का झील बोलते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब आगे देखिए, झीलों के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बीच बीच में डिस्कस इसलिए कर ली गई हैं जिससे कि बार बार इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार अगर आप उनको देखते हो, बार बार पढ़ते हो, तो वो अच्छे से माइंड में रिकॉल हो जाती हैं और माइंड में अच्छे से बैठ जाती हैं और याद हो जाती हैं आपको। इसलिए मैंने यहाँ पे बीच बीच में इनको यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हमने ये पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखिए, द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या हो जाएगा आपके पास, अंडमान निकोबार है, इसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और कुछ द्वीप समूह इधर आपके अरब सागर में स्थित है, जैसे कि लक्षद्वीप हो जाएगा। बेसिकली ये है जो अंडमान निकोबार, ये द्वीपों का बेसिकली समूह है, एक द्वीप नहीं है, मतलब एक द्वीपों का समूह है तो उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, और इधर लक्षद्वीप है, ठीक है। छोटी छोटी जगह बनी हुई है, उनको लक्षद्वीप, उनको समझ लो लक्षद्वीप बोल दिया। इधर बंगाल की खाड़ी में आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार, इधर हो जाएगा आपके पास अरब सागर। अब इसमें क्या है कि 38 द्वीप पर मानव रहते हैं अंडमान निकोबार में, 350 द्वीप हैं करीब लगभग इसमें, और सर्वोच्च चोटी हो जाएगी सेंट्रल चोटी, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है, और बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और 10 डिग्री चंद्र अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इधर लक्षद्वीप के अंदर देखिए 10 द्वीप पर मानव का निवास है, 36 द्वीप टोटल है आपके पास। भाषा है मलयालम, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल जो आपका है लक्षद्वीप को मिनी का से अलग करता है, और 95% जनसंख्या ये ST की है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की निवास करती है यहाँ पर लक्षद्वीप पर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने की कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, बैरन द्वीप पर, और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट हो गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे याद रखने की है। आगे देखिए, अन्य प्रमुख द्वीप कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पर हो जाएंगे पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप क्या है कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है, आदम ब्रिज का हिस्सा है ये, मन्नार की खाड़ी में स्थित और आदम ब्रिज का हिस्सा है पम्बन द्वीप। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के समीप पुलिकट झील के अग्रभाग में। तो जनरली जो आपके अंतरिक्ष में जो भी लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट, वो यहाँ पे यहीं से किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा से आपका लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के समीप पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। और न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर है, निक्षेप से निर्मित द्वीप है ये। माजुली द्वीप इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में आपके, माजुली द्वीप। तो समझ में आ गया ये। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में हो गया, आदम ब्रिज का हिस्सा है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो गया, न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हो गया और निक्षेप से निर्मित है, भारत बांग्लादेश सीमा पर है। माजुली द्वीप हो गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके बाद में दर्रा है, जोजिला का दर्रा, इसको जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला का दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे प्रमुख दर्रों के बारे में। देखिए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा बनिहाल का दर्रा। बनिहाल का दर्रा, अब ये सब जम्मू कश्मीर के ही दर्रे हैं, इनके बारे में अच्छे से देखते हैं। बनिहाल का दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला, बेसिकली दर्रा होता क्या है, दर्रा एक जहाँ से यात्री अपना यात्री खुद जा सकते हैं, अपना सामान ले आ जा सकते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में एक तरीके का एक रास्ता बनाया हुआ था, उसको ही दर्रा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है दर्रा आपका। तो इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया है। तो जैसे कि पहला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है कि जम्मू नगर से श्रीनगर जाने वाला एक रास्ता है। तो ये जवाहर सुरंग जो बनाई गई है आपकी, वो यहीं पर स्थित है, इसी दर्रे पर।
बनिहाल दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा हो गया। पीर पंजार का दर्रा हो जाएगा कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। मिनटेक, अगहेल, इस तरीके से अलग अलग दर्रे हैं। काराकोरम का दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, वो काराकोरम का दर्रा है। चीन को जाने वाली सड़क। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो जाए आपके पास, ये हो जाएगा बनिहाल का दर्रा, जम्मू नगर को श्रीनगर से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। पीर पंजार दर्रा कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। बुर्जल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, 5,664 मीटर आपका। जोजिला दर्रा पूछ लिया आपसे, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला मार्ग, ठीक है। ये सब दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जोजिला का दर्रा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये फिर अलग अलग ऑप्शन देते हैं आपके पास, जम्मू कश्मीर दे दे, हिमाचल प्रदेश दे दे, उत्तराखंड दे दे, या फिर और कोई राज्य का नाम दे दे। तो वहाँ से भी आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे भी याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर कौन कौन से हैं, बनिहाल, पीर पंजार, बुर्जिल, मिनटेक, अगहेल, काराकोरम और जोजिला। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं कि बड़ा लाचा, रोहतांग और शिपकेला। इनका नाम ही काफ़ी है, आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। और कुछ कुछ का आपको डिटेल भी याद रखनी है। बड़ा लाचा जैसे कि लेह और मंडी के बीच मार्ग हो जाएगा। रोहतांग दर्रा ऊंचाई याद रखनी, कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है। रोहतांग दर्रा। शिपकेला आपका हो जाएगा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड में हो जाएगा आपके पास नीति दर्रा, माना दर्रा, धर्माधरी, ठीक है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है आपका नीति दर्रा। माना दर्रा हो जाएगा उत्तरांचल को कुमायूं की पहाड़ियों में से जोड़ता है। धर्माधरी हो गया आपके पास। सिक्किम का दर्रा हो जाएगा नाथुला का दर्रा, इंपॉर्टेंट है नाथुला का दर्रा। नाथुला का दर्रा क्या है कि दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है आपके पास। कौन सा, नाथुला का दर्रा। जेलेप्सा दर्रा भूटान जाने का रास्ता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से कि बोमिडला, यांग्याप, दिफू और पांगसाड दर्रा, ठीक है। तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग। और यांग्याप यानी इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी बाद में प्रवेश करती है, यांग्याप। तो अरुणाचल प्रदेश में ही मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है पहले चाइना में अपने बहती रहती है, तिब्बत चीन में अपने उधर, और उसके बाद में भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है ये, आपके पास ये अपने ब्रह्मपुत्र नदी आपके पास भारत में असम में प्रवेश करती है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आपके पास कौन से दर्रे से, यांग्याप दर्रे से आपके पास भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दीफू म्यांमार सीमा पर और पांगसाड दर्रा हो जाएगा। इसके बाद तुजू दर्रा मणिपुर में, इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग। पालाघाट केरल व नीलगिरी व नमलाई की पहाड़ी के बीच में महाराष्ट्र में। अभी इसके बाद महाराष्ट्र में भी देख लेते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से कि थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है आपके रेलवे की एग्जाम में कि भोरघाट दर्रा कौन सा दर्रा है कि जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, वो कौन सा दर्रा है, भोरघाट दर्रा, ठीक है। ये उसके बाद थालघाट दर्रा हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है, इनको ध्यान रखना है। ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया आपके पास भारत का भौतिक विभाजन। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं भारत का राजनीतिक विभाजन, अलग अलग स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आ जाएगा आपके पास जम्मू क्षेत्र, कश्मीर घाटी, लद्दाख क्षेत्र और पाक अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र। एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली किस किस भागों में बटा हुआ है, तो देखिए जम्मू क्षेत्र है, कश्मीर घाटी, लद्दाख क्षेत्र हो गया, कुछ पोर्शन आपके पास पाक के द्वारा अधिकृत किया हुआ है लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है वो, और ऐसे ही कुछ पोर्शन आपके पास चीन के द्वारा अधिकृत है, इसको COK बोलते हैं, और POK बोलते हैं पाक अधिकृत क्षेत्र को, ठीक है। लेकिन वो जो सब हिस्सा है वो सब भारत का ही है। तो भारत का ऐसा है कि आगे आने वाले समय में भारत उन सभी हिस्सों को अपने पास अपने अंडर कर लेगा, ठीक है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल में वो पाक के द्वारा अधिकृत हैं। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर के बारे में। आगे देखिए पांडिचेरी, ये फ्रांस के अधीन था और यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। तो पांडिचेरी के बारे में देखिए, पांडिचेरी का जो मुख्य भाग है वो तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। कराईकल तमिलनाडु सीमा में है और यनम आंध्र प्रदेश सीमा में, माहे केरल सीमा में। तो 4 भाग कौन कौन से हो गए, पांडिचेरी, कराईकल, यनम और आपके पास माहे। पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे। तो पांडिचेरी और कराईकल दोनों हो जाएंगे तमिलनाडु में, और यनम और माहे ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और ये आपके पास माहे हो जाएगा केरल। तो ये बेसिकली एक
3 राज्यों में इसका फैलाव है। तो ये पांडिचेरी हो गया आपका। आगे देखिए दमन द्वीप। दमन द्वीप का इसमें है दमन और दीप, ये गुजरात में है स्थित और दमन अलग है, दीप आपका अलग स्थित है। ठीक है। तेलंगाना स्थलीय सीमा 4 राज्यों से लगती है। तेलंगाना की कौन कौन सी? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। और आगे है दादर नगर हवेली, इसकी राजधानी है सिलवासा। और आगे देखिए असम के बारे में, 7 राज्यों से सीमा लगती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? 7 राज्य आपके पास मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखने के लिए कि कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य किससे सटा हुआ है। तो आपको मैप का थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज है, आपने एक बार मैप को थोड़ा सा अच्छे से देख लोगे तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अरब सागर में लक्षद्वीप हो गया, नीचे मालदीव हो गया, आपके पास वे ऑफ बंगाल में हो जाएगा, आपके पास 10 डिग्री से अंडमान निकोबार को अलग कर देगा। तो कुछ ये द्वीपों का समूह है। और अब उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश है उसकी जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। जैसे 8 तो राज्य हो गए और 1 यूटी के साथ इसकी सीमा लगती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा आपके पास उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया यानी मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। और एक यूटी यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपके पास दिल्ली। तो इन सभी से आपकी किसकी सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पे ये भारत का मैप बनाने का कोशिश की है और इसमें राज्यों की दृष्टि कौन सा आपके पास भौगोलिक दृष्टि है वो सबको यहाँ पे चिन्हित किया है। तो इसको समझिए थोड़ा सा। ऊपर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर जम्मू कश्मीर से आगे नीचे चलें थोड़ा सा पंजाब हो गया, फिर हरियाणा हो गया, हरियाणा से ही थोड़ा सा टच में बना हुआ है यहाँ पे दिल्ली आपका। फिर नीचे आएंगे तो राजस्थान हो गया, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक हो गया, बेंगलोर। इसके बाद में नीचे केरल आ जाएगा, इधर तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश और इसके बाद तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही था, इसके बाद 2 राज्यों में इसको विभाजित कर दिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। पड़ोसी में आपका नेपाल आ गया, इधर सिक्किम, इधर भूटान आ गया। मेघालय हो गया, इधर पड़ोसी में आपके बांग्लादेश हो गया। त्रिपुरा, असम, नागालैंड। इधर ये जो आपके ईस्ट वाले जो हैं राज्य, इनको ऐसे याद कर सकते हैं आप। जैसे नमामि, नमामि ऊपर हो जाएगा आपका नागालैंड, मा से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो मीठे पानी की झील कौन सी है आपके पास? बूलर झील, जो आप कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी, जो आपके पास उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद में कुछ से जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं जिनकी आपको राजधानी सबकी याद रखनी है, लेकिन कुछ की राजधानी तो आपको वैसे ही याद रहती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो कुछ अटपटी सी राजधानी है जिनका मतलब जनरली आपको डेली आम बोलचाल में यूज़ नहीं होती है, उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। उनको आप देख लीजिए एक बार। बाकी राजधानी आपको सभी की याद रखनी है, मैंने यहाँ पे सभी को नहीं लिखा है। तो जो कुछ जो याद करने में प्रॉब्लम होती है उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। जैसे कि मणिपुर, मणिपुर का हो जाएगा आपके पास इम्फाल। मेघालय की आपके पास शिलांग। मणिपुर का हो जाएगा इम्फाल, मेघालय की हो जाएगी आपके पास शिलांग। और इसके बाद मिजोरम की हो जाएगी आइजॉल, नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा, छत्तीसगढ़ की रायपुर, असम की हो जाएगी दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक, गोवा की पणजी, लक्षद्वीप की कवरत्ती और उत्तराखंड की देहरादून। ये कुछ राजधानी है जिनको याद करने में, जैसे कि आपके पास पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं उनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है उनको। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा, मेघालय का शिलांग हो जाएगा, मिजोरम आइजॉल हो जाएगा, नागालैंड कोहिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर, असम दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, सिक्किम गंगटोक, गोवा पणजी, लक्षद्वीप कवरत्ती और उत्तराखंड देहरादून। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। यूटीज़ में केवल पुडुचेरी और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। ठीक है। और बाकी यूटीज़ में आपके पास आईएएस ऑफिसर होता है जो यहाँ पे कंट्रोल रखता है। लक्षद्वीप हो जाएगा, इसकी राजधानी कवरत्ती हो जाएगा। और केरल में इसका कुछ हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा आपके पास, हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है। पुडुचेरी का हो जाएगा आपके पास राजधानी पुडुचेरी ही हो जाएगी और इसका हाई कोर्ट हो जाएगा आपके पास चेन्नई में।
ये हो गया पुडुचेरी, पहले फ्रांसीसियों के अधीन था और 4 भाग हैं, 4 भाग हमने अभी इसकी डिस्कस कर लिए ऊपर। और इसके बाद में यहाँ का मुख्यमंत्री उपराज्यपाल IAS ऑफिसर होता है। और दमनदीप, दमनदीप ये दादर नगर हवेली, गोवा पर पुर्तगाल का शासन था पहले, और लक्षद्वीप पर अंग्रेजों का शासन था। देखिए ये पहले पूछ लिया जाता है कभी कभी। पुडुचेरी पर हो जाएगा फ्रांसीसियों का शासन था, दमनदीप हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, और गोवा। दमनदीप, दादर नगर हवेली और गोवा, इन सभी पर किनका शासन था पहले? पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है। और लक्षद्वीप था, इस पर अंग्रेजों का था। अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर, और इसका हाईकोर्ट हो जाएगा कलकत्ता में, ठीक है। तो ये राजधानी हमने अभी डिस्कस कर ली है। यहाँ पे महाजली द्वीप हो जाएगा असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक। कुछ कुछ चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आपको आसानी भी हो रही होगी याद करने में इनको, ठीक है। अंडमान निकोबार, इसको यहाँ पे त्रिकोणीय सेना है, यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना लगी हुई है इस पर अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट से नीचे जकार्ता है, इंडोनेशिया, ये अलग अलग देश हैं, ठीक है। और इसके बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। भारत में अलग अलग नदियों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें उद्गम स्रोत के आधार पर नदियों को 2 भागों में बांटा गया है बेसिकली, उद्गम स्रोत के आधार पर और मुहाना के आधार पर। नदियों को बेसिकली 2 प्रकार हैं, उद्गम स्रोत और एक मुहाने के आधार पर। उद्गम स्रोत के आधार पर भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक हिमालयी नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। और इधर मुहाने के आधार पर बेसिकली समझ रहे हो इसमें हो क्या रहा है कि एक तो नदियाँ जहाँ से निकलती हैं, जहाँ से स्टार्टिंग में जहाँ से ओरिजिन इनका है नदियों का, उसके आधार पर डिवाइड किया है। और दूसरा जहाँ पे ये अपना पानी फाइनली ड्रॉप करती हैं, जहाँ पे अपना पानी जहाँ पे डालती हैं, यहाँ पे जहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, जहाँ पे मिल जाती हैं सागर में जाके, उसके आधार पर विभाजित किया गया है, ठीक है, मुहाना। तो हिमालय नदियाँ हो गया, प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गया, इधर अरब सागर में जाने वाली नदी है, इधर बंगाल खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, ठीक है। तो हिमालय से जो निकलती है नदियाँ उनको हिमालयी नदियाँ बोल देंगे। जैसे कि कौन कौन सी होगी? गंगा नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ऐसे ही प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? महानदी, ठीक, जो हिमालय से नहीं निकलती वो प्रायद्वीपीय नदी हो जाएंगी, जो अपने भारत की मुख्य भूमि से निकलती है, ठीक है, कोई पहाड़ी से। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इनको याद करने का क्या तरीका है? महागोदान तुंग पे कावेरी, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, महागोदान तुंग पे, महागोदान कृष्णा तुंग पे कावेरी। तो कैसे याद रखने का? महागोदान मतलब महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, पेन्नार हो गया, कावेरी हो गया। ये ट्रिक है आपको याद रखने की, ठीक है। और अरब सागर में जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी आपके पास? सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो अभी मैंने बताया था ना आपको, जो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों को, ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये अरब सागर में जाके मिलती हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी जाती है? गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ठीक है, ये अलग अलग नदियाँ। अब आगे देखिए, तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे आपसे क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगी आपके पास गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये हो जाएगी गोदावरी। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और दक्षिण की गंगा ये होती है आपके पास कावेरी, ठीक है। तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए तीनों चीज़ें। अब इन नदियों पर अलग अलग बांध बने हुए हैं, ठीक है, सब नदियों पर अलग अलग बांध बने हुए हैं। तो ये बांध कौन कौन से हैं? जैसे कि टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सा है? जो सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। इसके बाद है भाखड़ा नागल बांध है, सरदार सरोवर बांध है जो आपके पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है गुजरात में। और इसके बाद में है गोविंद सागर, इनको देखेंगे आगे कि कैसे कौन कहाँ पर स्थित है। हीराकुंड बांध हो गया आपके पास महानदी पर और उड़ीसा में बना हुआ है। नागार्जुन बांध हो गया सर्वाधिक क्षमता वाला। अब इनमें देखो ये किस तरीके से लिखा गया है, देखो सबसे ऊंचा बांध हो गया टिहरी बांध, ठीक है। अब उसके बाद भाखड़ा नागल बांध हो गया, 200 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर हो गया, गोविंद सागर बांध हो गया। और इसके बाद हीराकुंड बांध उड़ीसा में। अब ये क्या है कि लॉन्गेस्ट बांध है, इसलिए 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। हीराकुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है? ये महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है। नागार्जुन, अगर पूछे क्वेश्चन में कि सर्वाधिक क्षमता वाला बांध कौन सा है, जल की क्षमता इसमें इकट्ठा करने की, तो ये हो जाएगा नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी पर बना हुआ है तेलंगाना में, ठीक है। तो हीराकुंड हो जाएगा महानदी पर उड़ीसा में,
और आपके पास नागार्जुन हो जाएगा कृष्णा नदी पर, और ये आपके पास तेलंगाना में हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। आगे देखिए इसको सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक नदी को देखते हैं विस्तार से। अब इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है आपके पास सिंधु नदी की 3180 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई हो जाएगी 1114 किलोमीटर। ठीक है, बाकी ये पाकिस्तान में और अलग अलग देशों में बहती है। तो भारत में इसकी लंबाई बात करें तो 11 से 14 किलोमीटर हो जाएगी। तिब्बत में कैलाश पर्वत से इसका उद्गम है। अब सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। इसमें अलग अलग नदियाँ मिलती हैं आके, तो तब जाके ये सिंधु नदी कंप्लीट होती है। जैसे कि इधर काबुल, कुर्रम, और इधर सतलज नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी होगी? सतलज नदी। सतलज नदी की में भी अलग अलग नदियाँ मिलती हैं जाके। कौन कौन सी नदियाँ? जैसे कि हो गई आपके पास झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट चीज़, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, ध्यान से समझो इसको कि सतलज नदी में किस तरीके से ये नदियाँ आके मिल रही हैं। जो व्यास नदी है वो डायरेक्ट अपना पानी सतलज नदी में डाल रही है। ठीक है, व्यास नदी में डायरेक्ट जो अपना पानी सतलज नदी में डाल दिया। इसके बाद में चिनाब एक अपने आप में एक नदी है, उसमें दोनों अपना नदी पानी डाल रही है, जैसे कि रावी नदी और झेलम नदी। और फिर चिनाब आगे जाके फिर सतलज नदी में ऐड हो जा रही है। आगे समझ में? तो इस तरीके से याद रखना है कि चिनाब में दोनों नदियाँ डालेंगे, झेलम और रावी, और उसके बाद में और ये अपने आप में जाके ऐड हो जाएगी आपके पास सतलज नदी में। और आपके पास व्यास नदी है वो डायरेक्ट सतलज नदी में ऐड हो जाती है। ठीक है, और ये सब जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो चिनाब नदी पर 3 प्रोजेक्ट हैं, दुलस्ती और बगलिहार और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, सतलज नदी की लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। और पंजाब बेसिकली का मतलब नाम ही ऐसे आया है इसका, पंच प्लस आब, यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र, इसको पंजाब बोलते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, अब एक सिंधु जल समझौता है, इसको भी देख लीजिए यहाँ पे। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुए समझौते के तहत भारत में उसकी सहायक नदियाँ झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। तो ये सिंधु जल समझौता था 1960 में हुआ था। पूछ लिया जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, किन दो देशों के बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, 1960 में हुआ था। गंगा नदी, अब आगे देखिए गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड में, और इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अब इसका पूर्ण विस्तार यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको समझते हैं यहाँ पे। अब 4 धाम देखिए यहाँ पे ऊपर, जो आप समझते हैं ना 4 धाम की, जनरली सुना भी होगा, 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं लोग। तो वो 4 धाम कौन कौन से, किस तरीके से, क्या चीज़ें हैं, वो समझिए उसको। एक हो गया यमुनोत्री हो गया, एक हो गया गंगोत्री हो गया, एक हो गया केदारनाथ, एक हो गया बद्रीनाथ। ठीक है, 4 अलग अलग चीज़ कैसे कैसे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सबसे मिलके आपके पास गंगा नदी बनती है। हमें ध्यान रखना ये चीज़, ये सब यहाँ से सबसे पानी निकलेगा, सबसे अलग अलग नदियाँ निकलेंगी और सब मिलेंगी एक साथ मिलके, फिर उसके बाद फाइनली जाके गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, जो आगे बहती है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इधर से देखते हैं बद्रीनाथ से। तो बद्रीनाथ से सबसे पहले निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा एक अलग नदी है, जो अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, और इसमें आके मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा यहाँ पे मिलती है, तो जो इनका जो संगम है उसको बोल देते हैं हम विष्णु प्रयाग। ठीक है, 2 नदियों के संगम को हम प्रयाग बोल देते हैं। ठीक है, और उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी उसमें मिली है उसके हिसाब से उसका नाम हो गया है प्रयाग का। तो जैसे कि अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो उसका हो गया विष्णु प्रयाग। फिर आगे अलकनंदा दोबारा आगे चली और उसमें नंदाकिनी नदी मिली तो इसका नाम हो गया नंद प्रयाग। ठीक है, अब उसके बाद में आगे इसमें पिडार नदी मिली तो इसका हो गया नाम कर्ण प्रयाग। और उसके बाद में इसमें केदारनाथ से आने वाली नदी मंदाकिनी मिली तो इसका नाम हो गया रुद्र प्रयाग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आगे देखिए, इधर से भागीरथी नदी आती है, कहाँ से? गंगोत्री से। तो ये आके इसमें
कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में, अलकनंदा में आके मिल जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं देवप्रयाग। अब भागीरथी नदी पर ही बना हुआ है आपके पास भीलगाना में टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है, टिहरी बांध। अब दूसरी चीज़, टिहरी बांध के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, टिहरी बांध ये पहला ये आ गया, देखो टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया था ना कि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टिहरी बांध हो गया आपके पास, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो क्या समझ बैठा? तो सबसे पहले अलकनंदा आई, उसमें धौली गंगा का संगम हुआ, तो उससे विष्णु प्रयाग हुआ। आगे अलकनंदा आई, उसमें आके आपके नंदाकिनी हुआ तो नंद प्रयाग हो गया। पिडार नदी आई तो कर्ण प्रयाग हो गया। उसके बाद में फिर मंदाकिनी आई केदारनाथ से, तो उससे हो गया आपके पास रुद्र प्रयाग। और फिर उसके बाद गंगोत्री, यहाँ से भागीरथी आई तो उससे हो गया आपके पास देव प्रयाग। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जब देवप्रयाग से जब निकलती है तो इसका नाम हो जाता है फिर गंगा नदी, ठीक है। यहाँ से बनती है आपकी गंगा नदी, फिर आगे ऋषिकेश, हरिद्वार, इन जगह से होकर आगे जाती है, ठीक है। अब इसमें आगे यमुनोत्री से निकलती है आपके पास यमुना नदी, और यमुना नदी की सहायक नदी आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पर टोस नदी भी इसमें मिल जाती है। तो इलाहाबाद में आके गंगा और यमुना का संगम हो जाता है इलाहाबाद में आके, ठीक है। तो यहाँ पे होता है गंगा यमुना का संगम। और देवप्रयाग में होता है आपके पास भागीरथी का और आपके पास अलकनंदा का संगम। ये बात आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी, आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे देखिए, तो गंगा की कुल लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। अब बाईं तरफ से आने वाली नदियाँ और दाईं तरफ से आने वाली नदियाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसको आगे देखेंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भितरिकाओं में बढ़ जाती है और मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है, वहाँ इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग भागों में बढ़ जाती है और मुख्य जो नदी है वो बांग्लादेश में चली जाती है। उसके बाद में इसको वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसको, अब इसमें क्या है कि बाईं तरफ से आने वाली नदी, दाईं तरफ से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। अब गंगा नदी में इसकी सहायक नदी है, मैंने बोला था ना कि गंगा नदी अपने आप में एक सबसे बड़ी नदी इसलिए हो जाती है कि इसमें बहुत सारी नदियाँ आके इसमें ही आके मिल जाती हैं, तो फिर उसके बाद में आगे ये नदी बहती है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, ठीक है। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती ये नदी हो गई इसकी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। और उसके बाद नीचे सबसे बड़ी जो सहायक नदी है इसकी वो है यमुना नदी। इसके बाद में इसके अलावा सोन नदी भी है इसकी सहायक नदी, ठीक है। अब यमुना नदी की भी अपने आप में और भी सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये 4 नदियाँ मुख्य रूप से अपने किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें क्लियर आनी चाहिए समझ में। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होगी? कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी। और इसके अलावा और सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? रिहांद और नॉर्थ काइल। और इधर यमुना नदी की अलग अलग सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। ये आपके पास यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आगे देखते हैं, ये आगे होगा समझ में आपको सब कुछ अच्छे से। ब्रह्मपुत्र, भारत में इसकी जो लंबाई है वो 916 किलोमीटर है। और इस नदी पर माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसी नदी पर बना हुआ है। 3 देशों में अफवाह तंत्र है, तिब्बत में है, भारत में है और बांग्लादेश में है। तिब्बत में इसको सांगपो या सांपू भी बोलते हैं। और इसके बाद में भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उद्गम स्थान हो जाएगा इसका चिमायुंगडुंग। चिमायुंगडुंग हिमनद से, इसका मानसरोवर झील से ये आपके पास निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से होकर बहती है, ठीक है। और नामचा वारवा के निकट हिमालय को काटती हुई गहरे जॉर्ज का निर्माण करके दिहांग से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से, मैंने आपको बताया था ना कि अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा से मिलने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है, और मेघना से मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। तो इसकी अलग अलग नदी सहायक नदियों के नाम याद रख सकते हैं आप, जैसे सुबनश्री, धनश्री, मानस, रैडक, तीस्ता, कोपिली, धनश्री, लोहित और दिबांग, ठीक है।
ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ जो आपके पास हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो उद्गम नहीं है, जिनका जो अपनी मुख्य भूमि से निकलती हैं, जैसे कि अपने मुख्य भूमि में जो भी पर्वत श्रृंखला है उनसे यहाँ पे ये निकलती हैं प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो बहने वाली नदियाँ हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। जैसे और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी है तो हो जाएगा आपके पास गंगा। तो इस और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका गोदावरी। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है अच्छे से। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है आपके पास? कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, महानदी, गोदावरी। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ब्राह्मणी, वैतरणी, पलार। ठीक है, आगे देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, पेरियार और काली नदी। ठीक, दामोदर नदी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होता है इसका। अब यहाँ कुछ नदियों के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए यहाँ पे। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर में नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और कच्छ के रण में जाके विलय हो जाती है। नर्मदा नदी एमपी के अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्गम होता है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में विलय हो जाता है। सरदार सरोवर बांध इसी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा गांधी डैम, सभी बांध इसी नदी पर बने हुए हैं। सरदार सरोवर बांध आपका कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ओंकारेश्वर इंदिरा सागर बांध कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है आपके। और साबरमती नदी पर आपके पास हो जाएगा उदयपुर अरावली पर्वतमाला से उद्गम है इसका। खंबात की खाड़ी अरब तक सागर तक ये जाती है। महानदी दंडकारण्य पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ से, और जो हीराकुंड बांध है वो इसी नदी पर बना हुआ है, वो बंगाल की खाड़ी में जाके विलय हो जाती है। तो ये बांध हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। जैसे कि पूछ ले ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध आपके पास गुजरात में बना हुआ है नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद बंगाल खाड़ी में विलय हो जाती है महानदी। बराक नदी आपके पास मणिपुर हिल से मिजोरम व असम तक असम में बहती है। और गोदावरी नदी आपके पास आ जाएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये निकलती है आपके महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर एक मंदिर भी है यहाँ पर महाराष्ट्र में आपके पास। तो वहीं से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और सबसे लंबी नदी है साउथ की और प्रायद्वीपीय भारत की, और 1465 इसकी किलोमीटर लंबाई है इसकी। कृष्णा नदी जोरगांव में महाराष्ट्र से उद्गम है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षमता वाला बांध कौन सा है? नागार्जुन बांध है। ठीक है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से उद्गम है और मेघधातु प्रोजेक्ट इसी नदी पर बना हुआ है। दक्षिण की गंगा भी कावेरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, चंबल नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, विंध्याचल में जाना पाँव की पहाड़ियों से ही है इसका उद्गम है। और गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, ये सब बांध इस नदी पर बने हुए हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से है। यमुना नदी आपके पास हो गया यमुनोत्री से, इसकी लंबाई हो जाएगी 1376 किलोमीटर। गढ़वाल जिले से आपका इसका उद्गम है यमुनोत्री से। ठीक है, अब यमुना नदी के बारे में और देख लेते हैं अच्छे से। यमुना नदी के बारे में जो इसकी नदी है सहायक नदी वो हो जाएगी चंबल। और चंबल की जो सहायक नदियाँ एक पार्वती और बनास। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 मुख्य नदियाँ हैं इसके सहायक हैं। और चंबल की भी सहायक 2 नदियाँ हैं, पार्वती और बनास, जो चंबल में गिरती है और चंबल जाके फिर उसके बाद यमुना नदी में गिर जाती है। और यमुना नदी बहती हुई आगे फाइनली इलाहाबाद में आपके पास गंगा नदी में जाके विलीन हो जाती है, फिर आगे गंगा नदी जाके बहती है। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग नदियों का इसमें संगम होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यमुना नदी के बारे में इतना याद रखना आपको। इसकी जो 4 सहायक नदी कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की कौन सी सहायक नदी हो जाएंगे? 2, बनास और पार्वती। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये सब कुछ अच्छे से। इसके बाद देख लीजिए मानसून। मानसून क्या है कि मावठ। भारत में क्या है कि जो बरसात होती है वो मानसूनों पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, मानसून कौन से टाइम पे कौन सा मानसून आ रहा है तो उसी के हिसाब से भारत में जो वर्षा है वो इसी
बात पे डिपेंड करती है। मावठ, मावठ का मतलब क्या होता है कि भूमध्य सागर की पवनें सर्दी वाले समय में भारत में पहुंचते हैं, जिनके कारण बारिश होती है। सर्दी के समय जो बारिश होती है ना, उसको मावठ बोला जाता है, ठीक है। तमिलनाडु क्षेत्र में मानसून वापसी के समय बंगाल की खाड़ी में पानी की नमी ले आते हैं, जिस वजह से वो बारिश करते हैं, ठीक है। और भारतीय मानसून के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो भारत में मानसून आते हैं वो दो जगह से ही आएंगे। कौन कौन से? एक तो हिंद महासागर से, एक अरब सागर की ओर से। और उत्तरी पूर्वी मानसून हो गया, एक दक्षिण पूर्वी मानसून हो गया। उत्तरी पूर्वी मानसून को हम क्या बोलते हैं? शीत मानसून भी बोलते हैं। और ये मैदान से सागर की ओर बहते हैं, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मैदान। और एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून होते हैं और ये होते हैं ये आपके पास सागर से मैदान की ओर बहते हैं और ये जून से सितंबर तक आते हैं। अधिकांश वर्षा इन्हीं से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कैसे? जो आपके पास गर्मियों में आपके पास जो बरसात होती है मैदान से सागर की ओर, शीत मानसून होता है। और इसके बाद में जो मुख्य जो वर्षा होती है, अधिकांश जो वर्षा होती है जून से सितंबर तक होती है ना अपने, तो वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून का मतलब क्या हो गया? देखो, नीचे साउथ से पश्चिम की ओर जो मानसून उठते हैं ऊपर की तरफ, तो ये जनरली जो मानसून का टाइम क्या रहता है? जून से सितंबर रहता है। तो ये जब बरसात होती है तो उसी के बाद में अपने पास फसलों की बुआई हुई, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो अधिकांश वर्षा होती है वो इन्हीं मानसून के कारण होती है। फिर उसके बाद में जब मानसून ऊपर वहाँ पे बरसात कर देते हैं, उसके बाद में रिटर्न होते हैं, जब ये मानसून उधर से रिटर्न होते हैं तो फिर कुछ पानी ये अपने अरब सागर से उठा के, बंगाल की खाड़ी से उठा लेते हैं। तो ये कुछ अपने भारत के कुछ हिस्सों में बारिश करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे हम? शीत मानसून ही बोलते थे, या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून। तो जिससे सर्दियों में यहाँ पे कभी कभी बारिश हो जाती है, जिसको मावठ बोलते हैं। और इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में क्या है कि बाढ़ जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ही होता है ये सब कुछ। और अब क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे मानसून बनते हैं वो एक ही साइड भारत की बारिश करवा पाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है वो भारत का सूखा ही रह जाता है। अरावली पर्वतमाला इस तरीके से उसका विस्तार है कि उसका एक ओर ही बारिश हो पाती है और दूसरा वो उसका, जिसको बोलते हैं छायावृष्टि क्षेत्र बोल देते हैं हम, ठीक है। अरावली पर्वत के पश्चिमी ओर और एक हो गया पश्चिमी घाट पर। तो सूखा एक छायावृष्टि क्षेत्र कौन कौन सा है? अरावली पर्वत के पश्चिमी ओर में, और एक हो जाएगा अपना भारत के पश्चिमी तट पर, वो पश्चिमी घाट बोल दो उसको। ये दो छायावृष्टि क्षेत्र क्या होता है? छायावृष्टि क्षेत्र होता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में तो बारिश ठीक ठाक होती है, लेकिन पश्चिमी भाग में बारिश नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि सूखा पड़ता है। जैसे कि अपने हो गए जैसलमेर हो गए, बाड़मेर हो गए, ये वाले इलाकों में। आगे देखिए प्रमुख बंदरगाह, और यहाँ पे अलग अलग टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैंने यहाँ पे सबको कवर कर लिया है, ठीक है। जैसे कि प्रमुख बंदरगाह, कांडला बंदरगाह हो जाएगा कच्छ की खाड़ी गुजरात में, और मुंबई पोर्ट पश्चिमी मुंबई में, जवाहरलाल नेहरू दक्षिणी मुंबई में, इसके बाद में मारमागोजा ये पोर्ट जो गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोचीन पोर्ट कोचीन केरल में, तुतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में, कामराजर पोर्ट जगह एन्नोर चेन्नई में, वाईजग आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया कोलकाता में। इसके बाद बायोस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब आगे स्टडी का कुछ पोर्शन हमें इसमें देख लेते हैं, जैसे कि आगे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, रामसर साइट्स हो गए। तो इसमें स्टडी का पोर्शन भी कवर कर लिया। आपका जो ज्योग्राफी का जो मेन पोर्शन था वो तो हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट हो गया है आपका। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टैटिक के पोर्शन भी मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है जो इम्पोर्टेंट है उनको। तो इसमें कुछ पोर्शन आपका छूट जाता है, तो उसको आप अलग से स्टैटिक के पोर्शन से कवर ज़रूर कर लें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख दी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो उनको आप अलग से स्टैटिक से कंप्लीट कर लें ज़रूर, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें मैंने जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे मैंने कवर कर लिया एक साथ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ज्योग्राफी का मेन पोर्शन था वो आपका मैंने कवर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो लिख दिया है वही केवल इतने नहीं है, ये जो
कुछ कुछ पॉइंट ले लिया है मैंने अच्छे से, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन और भी हैं इसमें, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व और भी हैं, रामसर साइट्स और भी हैं। तो ये सब चीज़ आप एक बार दोनों इनको टैली ज़रूर कर लें, एक बार देख ज़रूर लें इनको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। नंदा देवी ये है उत्तराखंड में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठंडा मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में, नौकरेक हो जाएगा हिमालय में, सिमलीपाल उड़ीसा में, और कच्छ हो जाएगा आपके पास गुजरात, पन्ना आपके पास एमपी में, और केरल कर्नाटक तमिलनाडु में है आपके पास नीलगिरी। और इसके बाद रामसर साइट्स में, रामसर साइट बेसिकली क्या होता है, नम भूमि होती है। नम भूमि में जैसे कि वहाँ पे जैव विविधता होती है वहाँ पे, इसलिए वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, तो वहाँ पे एक अलग ही वो बन जाता है, एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्थान बन जाता है, इसलिए उसको रामसर साइट्स के नाम से हम वहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नम भूमि का जो क्षेत्र होता है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि होकेरा जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान में है, लोकटक झील हो जाएगा मणिपुर में। लोकटक झील को हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। लोकटक झील आपका हो जाएगा मणिपुर में, और चिलिका झील हो जाएगा आपके पास उड़ीसा में, और कोलेरू हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अब रामसर साइट्स में केवल इतने ही नहीं है, और भी है, मैंने आपको जैसे पहले भी बोल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में प्रमुख झीलें देख लीजिए। प्रमुख झीलों के अंदर आपके पास आ जाएगा प्राकृतिक झीलें हो जाएंगी, और उसके बाद मानव निर्मित झीलें हो जाएंगी। प्राकृतिक झीलों में जैसे कि आ जाएगा विवर्तनिक झीलें, लैगून झीलें, हिमानी निर्मित झीलें, वायु निर्मित झीलें और डेल्टाई झीलें, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें वुलर झील। वुलर झील आपके पास जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद चिल्का झील, यह सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, और ये उड़ीसा में स्थित है। इसको चिल्का लैगून झील भी है ये। और इसके बाद पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में। वेम्बनाड झील केरल में हो गई, अष्टामुड़ी आपके पास केरल में होगी। चिल्का झील रामसर आर्द्रभूमि में भी शामिल है, 1981 में शामिल किया गया था इसको, सबसे बड़ी लैगून झील है ये। लोकटक झील आपके पास मणिपुर में स्थित है, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपके पास लोकटक झील हो गई। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि आपके पास सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपके पास माजुली द्वीप हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है, ठीक है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है, पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है ये। तो फ्लोटिंग झील है, तैरती हुई झील है, और मणिपुर की जीवन रेखा है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क यहीं पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित, कौन सी झील पर स्थित है, तो ये लोकटक झील पर स्थित है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, और मणिपुर में है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। आगे देखिए वेम्बनाड, केरल में लैगून झील है। ओणम पर्व पर प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी और नौकायन प्रतियोगिता यहीं पर होती है। और कुमारकोम आपके पास यहाँ पे पक्षी अभयारण्य स्थित है। सांबर झील आपके पास राजस्थान में स्थित है, और मुख्य भूमि की सबसे बड़ी झील यही है। अब इसमें मुख्य भूमि की सबसे बड़ी झील का मतलब, और उसका मतलब सबसे बड़ी झील का मतलब, लैगून झील का मतलब क्या हो गया कि लैगून झील अपने पास जो सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, वो बेसिकली लैगून झील है, मतलब उसमें वो समुद्र से टच है उसका पानी, तो इसलिए उसको लैगून बोल देते हैं। लैगून एक अलग तरीके की आकृति बन जाती है जिसका पानी, उसका झील का पानी और उसका नदी पानी उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो और अगर मुख्य भूमि की सबसे बड़ी झील पूछा जाए आपसे, तो वो सांभर झील होगी, और राजस्थान में स्थित होगी, ठीक है। वुलर झील है वो आपके पास मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और गोविंद सागर झील है वो आपके पास कृत्रिम झील है, मतलब मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल झील है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल बनाई गई है, ये बनाई गई झील है, वो नेचुरल झीलें हैं सब। तो ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम झील है, और सतलज नदी पर पंजाब में बनाई गई है। गोविंद सागर झील बोलेंगे इसको। चोलामू झील, ये भी इम्पोर्टेंट है। चोलामू झील ये क्या है कि सिक्किम में स्थित है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है झील है, ठीक है। तो इसमें ये सभी जो मैंने इंपॉर्टेंट झीलें वो आपको कवर कर लिए, जैसे कि चिल्का झील हो गया, लोकटक झील हो गया, वेम्बनाड झील हो गया, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क हो गया, सांबर झील हो गया, और इसके बाद चोलामू झील हो गया, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिक्किम में है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स बेसिकली होता क्या है, एक बार ये देख लीजिए। जब
किसी पहाड़ी से या ऊंचाई से पानी अचानक से नीचे गिरता है ना, ठीक है, बिना किसी सहायता, एक तो पानी वैसे बह रहा हो, ठीक है, एक मैदान में, वो अलग है, लेकिन एक पानी अचानक से ऊंचाई से एकदम नीचे गिरता है तो उससे एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य का एक अलग ही छटा बन जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि काफ़ी टूरिस्ट लोग भी आते हैं, तो एक अच्छा स्रोत भी हो जाता है वहाँ के आसपास के लोगों के लिए भी। तो काफ़ी वाटरफॉल बने हुए हैं अपने इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं वो। तो उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनकी काफ़ी बड़े बड़े ऊंचाई हमें जिनकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अलग अलग नदियों पर बने हुए हैं, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले देखिए कुंचिकल जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। कुंचिकल जलप्रपात ये है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ी सी पहले देखी थी, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? वराह नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, 455 मीटर स्थित है। आ गया समझ में? ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर? वराह नदी पर, कर्नाटक में। आगे देखिए जोगरसोपा, जोगरसोपा या फिर गरसोपा भी पूछ लेता है ये, तो ये कहाँ पर बना हुआ है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में दो हो गए अपने पास, कौन कौन से? एक तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया कुंचिकल वाला, एक हो गया जोगरसोपा। एक है वराह नदी पर, वराह नदी पर कौन सा है आपके पास? कुंचिकल जलप्रपात। और शरावती नदी पर कौन सा है? जोगरसोपा, महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं इसको। एक है चूलिया जलप्रपात, चूलिया से जलप्रपात कौन सी नदी पर हो जाएगा? चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर। और दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब यही होता है कि जैसे कि जो हमने जैसे कि पानी को, नदी बह रही है उसके पानी को इकट्ठा किया, तो उससे एक कार्य नहीं, उससे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने उससे सिंचाई के लिए भी पानी को यूज़ कर लिया, उससे हम मछली पालन भी कर सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम उससे पर्यटन के लिए भी हो गया वो, तो बहुत सारे हम उद्देश्यों की पूर्ति करें तो वो हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना। अलग अलग नदियों पर बनाई गई हैं ये परियोजनाएं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं? जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, इसकी ऊंचाई है, बांध बनाया गया है ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ये है पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है, पंजाब में है, सतलज नदी पर है। इंदिरा गांधी परियोजना, ब्यास पर सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। संसार की सबसे लंबी नहर भी है ये। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी परियोजना के तहत है। इंदिरा गांधी परियोजना, इसकी नहर की लंबाई कितनी है? 428 किलोमीटर, सबसे लंबी नहर है विश्व की। और कौन सी नदी पर है? ब्यास व सतलज नदी के संगम पर, ठीक है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इम्पोर्टेंट है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर आपके पास हिमाचल प्रदेश में। दुलस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। बूलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे बूलर बराज परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में बागलीहार परियोजना हो जाएगी आपके पास चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। नर्मदा घाटी परियोजना आपके पास महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान। इस परियोजना में कुल 29 बांध बनाए गए हैं। नर्मदा सागर बांध एमपी में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में। समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात और महाराष्ट्र इसमें शामिल है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, इंपॉर्टेंट है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पेरियार नदी पर। कहाँ पर? केरल में। शरावती नदी पर आपके पास जोग जलप्रपात, अभी हमने डिस्कस किया था, जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक नदी पर, कर्नाटक में कौन कौन से हैं? दो स्थित है ना आपके पास, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कुंचिकल जलप्रपात और जोगरसोपा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट करके भी हमको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आसानी रहती है इन चीज़ों को। जोग जलप्रपात और आपके पास हो क्या आपका कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। ये शरावती नदी पर, वो वराह नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में है। और विश्व का सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर बनाया गया है और ये कर्नाटक में स्थित है। सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी पर है। रामगुंडम गोदावरी नदी पर। नागार्जुन हो जाए कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध, वो अपने सबसे ज़्यादा क्षमता वाला बांध है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले।
अब नेशनल पार्क में क्या हो जाएगा कि काजीरंगा आपके पास हो जाएगा असम में, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा केरल तमिलनाडु में, बांधवगढ़ कान्हा एमपी में, कंचनजंगा सिक्किम में, साइलेंट वैली केरल में। ठीक है, अभी ये इतने ही नहीं है नेशनल पार्क, मैंने बताया ना आपको, इतना ही नेशनल पार्क नहीं है, ऐसे वन जीव अभयारण्य मैंने यहाँ पे नोट कर दिया आपको टॉपिक, ये और भी है, इनको आप अपने स्वयं से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे टाइगर रिजर्व हो गया सिमलीपाल, जैसे कि उड़ीसा में है, कॉर्बेट हो गया उत्तराखंड में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में हो गया। ठीक है, आप ये ना सोचे कि इसमें आपको कवर नहीं किया मैंने, ये आपको अलग से एडिशनल में आपको मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन आपका कवर हो गया है, लेकिन उसका एडिशनल में आपको स्टैटिक भी कवर करा रहा हूँ यहाँ पर। वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया आपके पास, ये आप अपने स्वयं से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया आपका NH44, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली जो सड़क मार्ग है वो हो जाएगा आपका NH44 है। NH27 पूर्व व पश्चिम को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज बेसिकली 4 अपने स्टेट्स को मिला के बनता है, ये पूछा गया है NTPC में आपके एग्जाम क्वेश्चन, कौन कौन से 4 आपके पास स्टेट हो जाएंगी। दिल्ली हो गया आपका उत्तर का, इधर का आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। ये बड़े बड़े शहर हैं, बड़े मतलब अपने स्टेट हैं, बड़े महानगर बोल देंगे इनको, इन 4 को ये जोड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने ये है, ये नगर महानगर बोल दो इनको और राज्य बोल दो। ठीक है, समझ लो एक बार क्या चीज़ है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, इन सबको ये जोड़ता है। तो कौन कौन से राजमार्ग इसको जोड़ते हैं, NH48, NH16 और NH19, 48 और 16 और 19, ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग इन 4 नगरों महानगरों को जोड़ते हैं। ठीक है, विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हो जाएगी आपको नंदा देवी आपके पास हो जाएगी उत्तराखंड में, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा सब है आपके पास दिल्ली में, कैवला देव हो जाएगा भरतपुर में, काजीरंगा हो जाएगा आपके पास असम में, और सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं जिसे, ये उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास हम्पी कर्नाटक में हो जाएगा, चोल मंदिर आपके पास तमिलनाडु में, जैसलमेर का किला, रणथंभौर किला, गागरोन, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ सभी अपने राजस्थान के हैं। ठीक है, पहाड़ी रेलवे लाइन, इसके बाद में पहाड़ी रेलवे लाइन आपके पास हो जाएंगी 3 है, कालका शिमला रेलवे लाइन और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और नीलगिरी पर्वत रेलवे। ठीक है, तीनों को याद रखना है, पूछ ले क्वेश्चन आपसे। पहाड़ी रेलवे लाइन कौन कौन सी हैं, कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और नीलगिरी पर्वत रेलवे। आगे देखिए रानी की बाव कहाँ पर स्थित है, रानी की बाव आपके पास गुजरात में, भीमबेटका खजुराहो के मंदिर, रानी की बाव हो जाएगी आपके पास गुजरात में, भीमबेटका खजुराहो मंदिर और सांची का स्तूप, ये सभी आपके पास MP में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में है। आगरा का किला हो गया आपके पास, ताजमहल हो गया और फतेहपुर सीकरी, ये सभी UP में स्थित है आपके पास। गुजरात में आपके पास गिर नेशनल पार्क, और इसके बाद बोली जाने वाली भाषा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपके पास निस्सी बोली जाती है। ठीक है, निस्सी, और इसके बाद नागालैंड में आओ, मेघालय में हो जाएगी खासी, और गोवा में हो जाएगी कोंकणी, कर्नाटक में हो जाएगी कन्नड़, केरल में हो जाएगी मलयालम, असम में असमी, मिजोरम में मिजो। तो ये तो याद रखना आसान है, जैसे असम में असमी, मिजोरम में मिजो, केरल देखो ये याद रखनी है आपको कौन कौन सी, कर्नाटक का कन्नड़ भी याद रह जाएगा वैसे, तो याद रखनी कौन कौन सी है, जैसे कि केरल की कौन सी भाषा हो जाएगी मलयालम, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है मलयालम, गोवा में कोंकणी, इसके बाद मेघालय में आपके पास खासी, और नागालैंड में आओ, अरुणाचल प्रदेश में निस्सी, ये आपको याद रखने वाली है। ठीक है, इसके बाद डांसेस देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कथक, और पूरे उत्तर भारत का लोक नृत्य भी ये आपका कथक ही है। ठीक है, उसके बाद में असम का हो जाएगा साथिया या सत्रिय, और मणिपुर का मणिपुरी, केरल का मोहिनीअट्टम कथकली, तमिलनाडु भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और ओडिशा का ओडिसी। तो याद रखने का कौन कौन सा है यहाँ पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कथक याद रखना है, ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद केरल का मोहिनीअट्टम कथकली हो जाएगा आपके पास, याद रख लोगे आप। और इधर आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा रिवाइज कर लो। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपके पास कुचिपुड़ी, और तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, और केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, तो ये सब आपको याद हो गया डांसेस। इसके बाद में GI टैग हो जाएगा, इसको देख लेना आप। और भारत में मिट्टी देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में, आगे देखते हैं इसको। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, और उसके बाद में काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, और इसके बाद में देख लीजिए इनको
कहाँ कहाँ कैसे पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, नदियों के तलछट से निक्षेपण। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ देता हूँ, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने कवर करा दी हैं, अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसको पोर्शन को हम जल्दी भी निकाल, थ्योरी वाला पोर्शन है, इसको हम कवर कर सकते हैं। नदियों के तलछट से निक्षेपण हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान है, तटवर्ती मैदान है। खादर और बांगर इसमें पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है और पोटास व चूने की अंश पर्याप्त होता है। काली मिट्टी में काली कपासी मिट्टी या रेगुन मिट्टी बोलते हैं इसको। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है अपना, जो महाराष्ट्र का हो गया और दक्षिण पश्चिम पूर्वी गुजरात हो गया, एमपी हो गया, इसमें जो पाई जाती है वो जो मृदा वो ये महाराष्ट्र जो अपनी काली मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। निर्माण इसका बेसाल्ट प्रधान लावा के विखंडन से होता है। लोहा, एल्युमिनियम और इसके बाद टाइटानियम, मैग्नेटाइट यौगिकों की उपस्थिति होती है। कमी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ होती है। लाल व पीली मिट्टी ग्रेनाइट में नीस के विखंडन से लो ऑक्साइड की उपस्थिति, रंग लाल हो। अच्छा, इसका जो रंग लाल होता है ना बेसिकली वो किस वजह से होता है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से। और जब ये इसमें जल का संचयन कर लेती है तो इसलिए पीली दिखाई दे जाती है, इसलिए इसको लाल व पीली मिट्टी बोल देते हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और इसके बेसिकली यूज होती है मोटे अनाज के लिए। दलहन, तिलहन, चूने का प्रयोग करके इस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं पर्वत उनमें ये पाई जाती है। जो अपने घाट हैं पूर्वी और पश्चिमी उनकी तरफ ये पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक की पहाड़ी, उड़ीसा के पठारी भागों में अम्लीय होने के कारण इसमें चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो बेसिकली चाय उत्पादन के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चाय उत्पादन के लिए कौन सी मृदा आपके पास उपयुक्त है, तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगी आपके पास। पर्वतीय वनीय मिट्टी जीवाश्म की अधिकता होती है और बागानी फसलों के लिए जैसे चाय, कहवा, मसालों के लिए जनरली ये उपयुक्त होती है, ठीक है। आगे देखिए मरुस्थलीय या लुई मिट्टी बोलते हैं इसको। आपके पास मोटे अनाज के लिए जैसे ज्वार, बाजरा, तिलहन अपने राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा। और लपड़ियाँ क्षारीय मिट्टी, रेह, ऊसर और कल्लर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और उच्च ज्वार के समय नमकीन भूमि पर फैल जाने से इस मृदा का निर्माण होता है। बरसीम, धान, अमरूद, आंवला का उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद में पीट, जैविक दलदल क्षेत्र में जैविक पदार्थों का जमाव होने का इस मृदा का निर्माण होता है। उत्तराखंड के अल्मेड़ा, सुंदरबन में डेल्टा आई एम सॉरी, और केरल में एलपी क्षेत्रों, केरल के क्षेत्रों में कुछ ये पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखने की है कि जो है इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आपसे। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड कब बनाया गया आपके पास, 1953 में। मृदा अपरदन के नियंत्रण को करने के लिए, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड बनाया गया 1953 में। ऐसे ही आपके पास मरुस्थल की समस्याओं को कम करने के लिए, ठीक है, मरुस्थल की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया काजरी, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है वो जोधपुर में है, ठीक है। पूछा जाता है कि काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है, मरुस्थल की समस्या को कम करने हेतु। इसके बाद वनस्पति देख लेते हैं। अलग अलग भारत की अलग अलग जलवायु के कारण अलग अलग टाइप की वनस्पति पाई जाती है विविधता के कारण। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, मरुस्थलीय वन हो गए, तो जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन वनों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर होती है। रबर, महोगनी, बांस, सिनकोना, आयरन बोर्ड, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इसमें हम लास्ट में राष्ट्रीय प्रतीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लास्ट में हम राष्ट्रीय प्रतीक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो देखिए इसको आगे। मरुस्थलीय में क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जहाँ पे, और छोटी छोटी, अब देखो जब वर्षा कम हो रही है तो इसकी जो पत्तियाँ भी और जो टहनियाँ सब कुछ छोटे होंगे, पेड़ों की ज़्यादा हाइट नहीं होगी, छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में रहते हैं, जिससे ज़्यादा जल का संचयन, ज़्यादा जल की आवश्यकता ना हो इनको। तो खजूर, नागपनी, बबूल इस टाइप के पेड़ होते हैं यहाँ पे। पतझड़ इस तरीके से, और यहाँ पे वर्षा कम होती है इसलिए पत्ते अपने जल्दी झड़ा देते हैं, इसलिए उससे क्या होता है कि अपना पानी का ये पूर्ति कर सकें। तो 20 से 45 मीटर होता है। इसमें फल जैसे पेड़ कौन कौन से आते हैं, सागवान हो गया, साल हो गया, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, शीशम, ज्वार। ये समुद्र तट और निम्न डेल्टा क्षेत्र में दलदली मिट्टी, और वृक्ष हो गया मैग्रोव वन, नारियल, ताड़, बैंत, फेनिक्स, सुंदरी वृक्ष सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है।
और आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति, प्रायद्वीपीय भारत में अधिक ऊंचाई होती है इनकी। और उसके बाद सदाबहार वन हो गए आपके पास, पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी, पूर्वी घाट। तो इस तरीके से अलग अलग है, जैसे ज्वारीय वन हो गए आपके पास, और आर्द्रोपोष्ण वनस्पति हो गई, शुष्क वनस्पति होगी आपके पास, ऐसे हिमालय वनस्पति हो गई। ठीक है, तो ये अलग अलग आपकी वनस्पति होती हैं। इसके बाद कुछ नहरें देख लेते हैं यहाँ पे हम। नहरें क्या होती हैं कि इंदिरा गांधी नहर जैसे विश्व की सबसे लंबी नहर है, हरिके बैराज के निकास पर है, और सतलज व ब्यास नदी के संगम पर। ठीक है, सरहिंद सतलज से निकाली गई नहर है। तालाब क्या होती है, सर्वाधिक तालाबों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है, और सर्वाधिक नलकूपों की संख्या यूपी में है। थोड़ा सा जानकारी है, याद रखना है। तालाबों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में होगी, और सर्वाधिक नलकूपों की संख्या यूपी में हो गई। सिंचित भूमि के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है 21% के साथ, और भारत दूसरे स्थान पर है 20% सिंचित भूमि के साथ में। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। राष्ट्रीय प्रतीक, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी आपको ये जनरल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक आम नागरिक होने के हिसाब से भी, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही आपको। ठीक है, तो देखिए एक बार, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो कौन सा, तिरंगा है। एक बार यहाँ पे इनको शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद इनको विस्तार से आगे देखते हैं। राष्ट्रीय झंडा हो गया तिरंगा, प्रतीक हो जाएगा अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम, और राष्ट्रीय पंचांग हो गया शक संवत, पशु हो जाएगा टाइगर बंगाल या बंगाल टाइगर बोल देंगे इसको, पक्षी हो जाएगा मोर, राष्ट्रीय जलीय पक्षी गंगा डाल्फिन, और राष्ट्रीय सांप हो जाएगा कोबरा, विरासत पशु हो जाएगा हाथी, मुद्रा हो जाएगा रुपया, नदी हो जाएगा गंगा, और इसके बाद में फल हो जाएगा आम। ये सब राष्ट्रीय फल है, आम हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय मुद्रा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। तिरंगा, तिरंगे का जो आकार है वो आयताकार है, और इसमें जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है इसका 3:2 में है। ठीक है, इसमें है केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। ठीक है, 3 रंगों से मिलकर बनाया गया है, और इसमें एक बीच में एक चक्र भी है जिसमें 24 तीलियां हैं, और जो चक्र है वो अपने पास नीले कलर का है। ठीक है, तो बेसिकली जो अपने तिरंगे में कलर कौन कौन से हो गए, 3 रंग तो मुख्य है आपके पास, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। केसरिया सबसे आपके पास ऊपर हो जाएगा, फिर सफ़ेद रंग बीच में है, और हरा रंग आपके पास नीचे है, और 24 तीलियाँ हो जाएंगी। अशोक चक्र भी है उसमें, और 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। ठीक है, सारनाथ स्तंभ काशी से 13 किलोमीटर दूर, इसमें बेसिकली 4 शेर हैं, 4 शेर हैं। तो लेकिन जब उसको देखते हैं ना, आपको चित्र जब वो दिखाई देता है उसमें 3 ही शेर आपको दिखाई देते हैं फ्रंट से, एक शेर भी उसमें पीछे भी बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली उसको देखें 3D में तो उसमें 4 शेर दिखाई देंगे आपको, 4 शेर हैं उसमें। और उसके बाद बीच में नीचे की तरफ देखें उसमें तो एक बना हुआ है अशोक चक्र, और उसके दोनों साइड अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं जानवरों की आकृति, जैसे कि एक साइड बना हुआ है उसमें हाथी और सांड, दूसरी साइड बना हुआ है उसमें घोड़ा और शेर, और नीचे वो कमल के फूल पर वो विराजित है। ये पूरा जो अशोक चक्र है वो सारनाथ स्तंभ जो अशोक चक्र है। ठीक है, समझ में आया। सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, और देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। अब एक इसके बाद देखिए राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जनगण मन है अपना, और उसके बाद में राष्ट्रगान जनगण मन हो गया, और इसको लिखा है बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसकी रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और पहली बार इसको कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, पूरे गान में 5 छंद हैं, और राष्ट्रगान में सिर्फ एक ही छंद हम गाते हैं। तो और इसको 52 सेकंड का समय होता है इसको गाने का, और शॉर्ट में हम कभी कभी गाना होता है इसको 20 सेकंड में भी गाते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या करते हैं, प्रथम लाइन और अंतिम लाइन को गाते हैं, कभी कभी विशेष अवसरों पर गाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत में हो जाएगा आपके पास वंदे मातरम। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वतंत्रता संग्राम में आदर्श के रूप में गाया गया था। ठीक है, पहली बार गाया था ये 1896 में INC में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। राष्ट्रीय पंचांग हो जाएगा आपके पास संवत आधारित, और चैत्र महीना हो जाएगा आपके पास प्रथम महीना इसमें, और बाकी चैत्र महीना 21-22 मार्च से स्टार्ट होता है आपका, और 22 मार्च 1957 से अपनाया गया इसको। और उसके बाद में इस महीने कौन कौन से होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है,
इसके बाद राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बंगाल टाइगर हो जाएगा आपके पास, जंगल का राजा भी बोलते हैं इसको। और 1973 में इसको बंगाल टाइगर को आपके पास नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया था। विश्व के 70% टाइगर भारत में ही हैं। और राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, 1963 में घोषित किया था। अनुग्रह और सौंदर्य का प्रतीक जो मोर है ना, वो आपके पास अनुग्रह और सौंदर्यता का प्रतीक है, ठीक है। जो मोर, कभी आपने उसको मोर को पंखों को फैलाते हुए देखा होगा उसको, तो बहुत ही सुंदर सौंदर्यपूर्ण लगता है, वो बहुत ही सुंदर लगता है, तो इसलिए वो अनुग्रह और सौंदर्यता का प्रतीक है। राष्ट्रीय जलीय पशु है जलीय पशु, ठीक है। ये है आपके पास हो जाएगा गंगा डॉल्फिन और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों पर ये पाई जाती है। और गंगा और नेपाल, बांग्लादेश, भारत में ये मिलता है, ठीक है, मिलती है। और राष्ट्रीय सांप हो जाएगा कोबरा। और राष्ट्रीय विरासत पशु है आपके पास हाथी। और IUCN ने इसको एंडेंजर्ड खतरे के रूप में इसको घोषित किया है, ठीक है, हाथी को। और भारतीय मुद्रा हो जाएगी भारतीय रुपया। सुल्तान शेरशाह सूरी ने सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन किया था। और उसके बाद में आगे देखिए इसमें जो रुपया का सिंबल है, अब हर एक मुद्रा का अपने आप में सिंबल होता है, जैसे कि डॉलर है उसका भी एक सिंबल होता है, और अलग अलग देशों की मुद्रा का। तो ऐसे भारत के पास पहले कोई मुद्रा कोई सिंबल नहीं था, हम ऐसे लिखते थे 100 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो इसके पास सिंबल, हमारे पास सिंबल नहीं था कोई, तो उसका सिंबल बनाने के बारे में हमने सोचा। तो उसके लिए हमने एक सर्वे कराया, तो वहाँ पे अलग लोगों ने अपने अपने सिंबल बना के भेजे थे। तो उसमें से एक सिंबल जो भेजा था उदय कुमार ने, IIT गुवाहाटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका जो सिंबल भेजा था वो सही लगा, उसको अपना लिया गया, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है कि देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है और लैटिन में इंग्लिश भी लिखा हुआ है। तो दोनों तरीके से लिखा था, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक मिक्स करके एक सिंबल बनाया था उन्होंने अच्छे तरीके से। तो जो हम यहाँ सिंबल आपको दिख रहा है, ये रे करके भी है और इसको बीच में से काटा हुआ भी है, तो ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लिखते कैसे, इस तरीके से इसका सिंबल बनाएंगे पहले, फिर 100 लिख देंगे या 1000 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये कि 1000 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल होना बहुत ज़रूरी भी है किसी भी देश के लिए, तो इसलिए हमारे पास सिंबल नहीं था, इसलिए हमने ये सिंबल बनाया। तो 2010 में अपनाया गया इस सिंबल को, और उदय कुमार के द्वारा दिया गया था ये सिंबल, IIT गुवाहाटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया भारतीय मुद्रा का क्या भारतीय रुपया है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी हो जाएगी, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। काशी, इलाहाबाद, पटना, हरिद्वार इन शहरों से बहती है। 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और आगे राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपके पास आम। और राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपके पास हॉकी। और राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए आगे कि 1928 से 1956 के बीच में 6 बार ओलंपिक जीत चुका है अपना भारत लगातार। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। और इनको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किनको जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा बरगद। और बरगद बेसिकली क्या है कि अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है, बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष होता है बरगद का, और इसको कल्प वृक्ष के नाम से भी जानता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए एक बार, भारतीय जनगणना, ठीक है। भारतीय जनगणना के बारे में देख लीजिए। तो प्रथम बार जो जनगणना की गई थी वो की गई थी आपके पास 1872 में, और उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी आपके पास 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, और ये लॉर्ड मेयो के काल में आपके पास जनगणना प्रथम हुई थी, ठीक है। तो 2011 में जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना हुई थी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना हुई थी, और इसके बाद में जनगणना अभी आगे होगी वो 16वीं जनगणना होगी। तो अभी क्या है कि सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में, उसके बाद 1881 में, 1872 में हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और उसके बाद 1881 में हुई थी वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूस जनगणना हो रही है भारत की। तो ये हो गया। और इसमें जो लोगों को जनगणना की जाती है वो 1 मार्च 2011 तक की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डाटा लिया जाता है वो 1 मार्च के रात्रि के 12 बजे तक का लिया जाता है, ठीक है। 1 मार्च के रात्रि के 12 बजे तक का डाटा लिया जाता है, उससे पहले का। तो उसके बाद में जो डाटा है वो अगली जनगणना में काउंट कर लिया गया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट ऑफ डेट हो गई आपके पास, कट ऑफ डे हो गया, इस तरीके से मान सकते हैं। तो 2011 के अनुसार जो भारत का जो लिंगानुपात था वो था 943,
और उसके बाद में साक्षरता थी भारत की 74%। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% लोग भारत में रहते हैं, और जबकि कुल क्षेत्रफल का 2.47% भाग भारत के पास है। ठीक है, मैंने ये पहले बता दिया था स्टार्टिंग में कि जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है और क्षेत्रफल का प्रतिशत भारत में कम है। 1911 से 21 के दशक को छोड़कर सभी दशकों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जो हमें ये अच्छा पॉइंट है कि जो जनरली हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हर दशक मतलब 10 साल के पीरियड में हमेशा बढ़ती ही रहती है हर दशक में। जैसे 2001 से 2011 के बीच 10 तक, 2010 से 11 से 2021 तक, तो इस तरीके से हर जो दशक में जनसंख्या हमेशा बढ़ती है। लेकिन एक दशक ऐसा भी आया है जिसमें जनसंख्या घटी है, तो वो है 1911-1921 के बीच में। क्या है, कुछ महामारी हो गई थी या फिर मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कुछ बहुत सारे रीजन रहे हैं उसके, तो उस वजह से तो ये रीजन रहा था कि उसमें कि आपकी जनसंख्या घटी थी। तो एक मात्र दशक है जिसमें 1911 से 1921 जनसंख्या वृद्धि नेगेटिव में थी। ठीक है, तो इसको छोड़कर बाकी में हमेशा जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या कहना तो भारत का 382। तो साक्षरता कितनी हो गई, 943, लिंग अनुपात हो गया 943, 74% आपकी साक्षरता दर हो गई। जनसंख्या घनत्व हो गया 382, यानी 1 किलोमीटर एरिया में अगर हमने इसको ले वर्ग किलोमीटर, तो उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। ठीक है, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। हाँ, अब इसके बाद में आगे देखिए साक्षरता का बेसिकली मतलब क्या होता है। साक्षरता 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो किसी भी भाषा में लिख सकें और पढ़ सकें उनको साक्षर माना जाता है। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों को काउंट करने आता है, और जो पढ़ सकें लिख सकें तो उनको साक्षर मान लेंगे। साक्षरता की दर है जो 74% है। इसमें मेल है आपके पास 81 और फीमेल है 65। जो देखिए यहाँ पे कि जो महिलाओं की साक्षरता है वो कितनी कम है आपके पास, तो ये बहुत गलत है। और ये महिलाओं की साक्षरता और पुरुषों की साक्षरता भी कम है आपके पास, तो साक्षरता का प्रतिशत हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हमें इसलिए साक्षर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साक्षर ही इंसान ही आपके पास देश की विकास में, देश और अपने विकास में अपने बारे में सोच सकता है, देश के बारे में सोच सकता है। ठीक है, विकास का कहीं ना कहीं द्योतक होता है आपके पास ये साक्षरता, तो इसको बहुत ज़रूर समझें इसको। साक्षरता 74 है, 81 आपके पास मेल का हो गया, फीमेल का हो गया 65%। केरल में हो गया आपके पास 94% है, और इसलिए देखो केरल अपने आप में बहुत ज़्यादा विकासशील भी है। 94% शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, अग्रणी। और बिहार में न्यूनतम 62% है, लक्षद्वीप में 92% है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाएगी आपके पास वृद्धि दर कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे साक्षरता सबसे कम है बिहार में, और सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पाई जाएगी, केरल में, क्योंकि वहाँ पे लोगों को साक्षर हैं, लोगों को पता है कैसे किस तरीके से आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति करनी है, किस तरीके से नियोजन करना है, परिवार नियोजन करना है, वो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, तो वो साक्षर लोगों को ही हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए साक्षरता बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है, सर्वाधिक है, और सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, और राजस्थान की क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर ये होता है आपका ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने डिटेल में ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस की है, और एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखना है और सुनना है, तो आपका ये ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने आपको ये कवर कराया है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी आपको ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।